नमस्कार। कानपुर से कुसुम सिंह अविचल उपस्थित हूँ श्री सत्य संदेश एक संकल्प साहित्यिक संस्था के फेसबुक पेज पर अपना गरिमामयी प्रकल्प तथ्य की परिधि में कथ्य, तर्क की परिधि में सत्य, एक परिचर्चा, एक परिसंवाद, वैचारिक मंथन और वक्तव्य संग विमर्श। तो आज इस वैचारिक प्रकल्प की हमारी श्रृंखला 953, इस 953 श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम कुछ ज्वलंत विषयों पर, इस प्रकल्प में हम सदैव किसी एक विषय पर, ज्वलंत विषय होता है वो, और या फिर पैनल के लिए अलग अलग विषय दिए जाते हैं, तो उन पर हमारी वार्ता होती है, वक्तव्य होता है, विमर्श होता है। तो आज हमारी है विषय विविधा, मतलब विविध विषयों पर आज चर्चा होगी। तो हमारे मंच पर बड़ा प्रबुद्ध पैनल है, तो विविध विषय विज्ञ विशेषज्ञों संग आज विविध विषयक हमारी वैचारिक संगोष्ठी होगी। तो आज हमारे मंच पर जो मनीषी उपस्थित हैं, मैं उन सबसे आपको रूबरू कराती हूँ। समृद्ध मंच है हमारा, सभी का स्वागत करती हूँ, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ आज के इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले परिचय की श्रृंखला में आगे बढ़ती हूँ। हमारे साथ संस्कार धानी जबलपुर से वरिष्ठ साहित्यकार आचार्य विजय तिवारी किसले जी हमारे साथ हैं। बहुत ही श्रेष्ठ लेखक हैं और संपादक हैं, समीक्षक हैं और श्रेष्ठ रचनाकार हैं, गहन अध्येता हैं, विवेचक हैं, विश्लेषक हैं और अप्रतिम वक्ता हैं। आप अति गंभीर व्यक्तित्व और मृदुल व्यक्तित्व है आपका, और इसके साथ साथ आपके व्यक्तित्व को जो सरलता और सहजता है वो अद्भुत है। तो ऐसे हमारे विजय तिवारी किसले जी हमारे साथ हैं। आज उनसे हम सुनेंगे उनका विषय आज उनका विषय जो है अंतर्जाल के चक्रव्यूह में उलझता समाज, ये उनका विषय है और उसका प्रभाव और परिणाम, इस विषय पर हम उनके विचार सुनेंगे। इससे पहले मैं उनका थोड़ा साहित्यिक परिचय भी दे देती हूँ। आप पत्रकारिता से भी जुड़े हैं और सृजन में आपने गजल, गीत, व्यंग्य, समीक्षाएं, भूमिकाएं, कहानियां, लघु कथाएं, लेख, आलेख सभी कुछ लिखे हैं और इसके साथ साथ हिंदी व्याकरण एवं छांदिक कार्य भी आपने किया है। अनेक संस्थानों के आप दायित्वधारी हैं और विभिन्न साहित्यिक कला एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में आपने निर्णायक की भूमिका में आप रहे हैं, चयनकर्ता की भूमिका में आप रहे हैं। और इसके साथ साथ आपका किसलय के काव्य सुमन, ये आपका काव्य संग्रह भी प्रकाशित है। और नर्मदाष्टक, नित नमन मां नर्मदे, ये आपका ये ऑडियो वीडियो है, ये आपका इस पर आप प्रसारित होता है, ये आपका वीडियो है। और इसके साथ साथ आपके आकाशवाणी और टीवी चैनल्स पर भी आपके कार्यक्रम प्रसारित होते रहते हैं। तो ऐसे हमारे आचार्य विजय तिवारी किसले जी हमारे साथ हैं। हम उनका मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो आज उनसे हम इस विषय पर अभी विचार सुनेंगे। तब तक मैं थोड़ा परिचय की ओर बढ़ती हूँ। या तो मैं एक एक का परिचय देती चलती हूँ साथ साथ, और साथ साथ आमंत्रित करती चलती हूँ। या तो एसके गुप्ता जी की उपस्थिति है मंच पर, हार्दिक स्वागत करती हूँ। संगीता नाग जी उपस्थित है मंच पर, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन करती हूँ। चलिए परिचय की श्रृंखला पहले पूरी कर देती हूँ और अब अगर परिचय की ओर चलती हूँ तो हमारे साथ वशिष्ठ नारायण सिंह जी हैं, ग्रेटर नोएडा से हैं, कॉरपोरेट सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं, वर्तमान में वरिष्ठ रचनाकार हैं, गीतकार हैं, गजलकार हैं, लेखक हैं, कहानीकार हैं, उद्घोषक हैं और व्याख्याता हैं। इसके साथ साथ प्रेरक वक्ता भी हैं आप। अनेक साझा संकलनों में आपकी रचनाएं प्रकाशित हैं और अनेक मंचों पर आपने सहभागिता की है। आज आप भिक्षावृत्ति, हमारे समाज का बहुत बड़ा एक अभिशाप है भिक्षावृत्ति, ये मानसिक विकृति या प्रवृत्ति, इस विषय पर आपके विचार हम सुनेंगे। तो ऐसे हमारे नारायण सिंह जी मंच पर हैं, उनका भी मंच पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इसके बाद चलती हूँ लखनऊ की ओर। लखनऊ से हमारे बीच आदरणीय संध्या सिंह जी हैं, वरिष्ठ लेखिका हैं, आप मुखर वक्ता हैं और सामयिक विषयों पर
धारदार प्रहार करती हैं। संध्या सिंह जी के मैं लेख पढ़ती हूँ, जो भी समाज में घटित हो रहा होता है उस पर त्वरित लेख हमारी आदरणीय संध्या सिंह जी का आ जाता है, और इतना सटीक लेख होता है कि बिल्कुल पढ़कर एक अंदर अपने ऊर्जा जागृत हो जाती है। तो ऐसी हमारी संध्या सिंह जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। आप हिंदी संस्थान, रेडियो, दूरदर्शन, टीवी चैनल्स पर आपके साहित्यिक कार्यक्रम आपके प्रसारित होते रहते हैं। व्यावसायिक मंचों पर भी आपने सहभागिता की है, और आप कविता के साथ साथ स्वतंत्र लेखिका हैं। आप बिल्कुल सामयिक विषयों पर स्वतंत्रता पूर्वक आप लिखती हैं, और बड़ा ही बिल्कुल विषय केंद्रित सटीक लेखन आपका होता है। और कई एकल काव्य संग्रह आपके प्रकाशित हैं, नवगीत संग्रह आपके प्रकाशित हैं। तो ऐसी हमारी संध्या सिंह जी हैं। नारी विमर्श पर आप अपना विशेष अपना विचार रखती हैं। और आज जो नारियों की जो बात हो रही है, तो आपका विषय नारी सशक्तिकरण पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। इस विषय पर हम विचार सुनेंगे आदरणीय संध्या सिंह जी के। तो अब हमारा ये पैनल पूरा हो गया। परिचय की श्रृंखला मैंने सोचा पहले पूरी कर देती हूँ, फिर विषय पर आते हैं। तो चलिए अब अपनी वार्ता शुरू करते हैं, परिचर्चा शुरू करते हैं। वक्तव्य अलग अलग विषय वक्तव्य की ओर बढ़ती हूँ मैं। तो सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ आदरणीय संध्या सिंह जी को। नारी सशक्तिकरण पर प्रश्न चिन्ह, तो इस विषय पर आपके विचार सुनेंगे। आज महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत रूप से इतना सक्षम बनाया जाए। नारी सशक्तिकरण से हम क्या समझते हैं? इतना सक्षम बनाया जाए कि अपने निर्णय वो स्वयं ले सकें। आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक सशक्तिकरण, राजनीतिक, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये नारी सशक्तिकरण के हमारे बिंदु हुआ करते थे। और महिला सशक्तिकरण और महिला शिक्षा की नींव हमारे यहाँ सबसे पहले सावित्रीबाई फुले ने नारी सशक्तिकरण की बात की थी। उनको प्रणेता माना जाता है नारी सशक्तिकरण का। उन्होंने पहला बालिका विद्यालय खोला था पुणे में। इसके साथ साथ नारी बेटियों की जब पहले की स्थिति, वर्तमान की स्थिति तो बड़ी विकट है, उस पर अभी हम संध्या सिंह जी से विचार जानेंगे। दयानंद सरस्वती जी ने बहुत कार्य किया है बालिकाओं की शिक्षा के लिए। उस समय का परिप्रेक्ष्य क्या था, उस समय का परिवेश क्या था, और आज के परिप्रेक्ष्य में नारी सशक्तिकरण का क्या परिवेश है, और इसके मायने बदल गए हैं, इसके अर्थ बदल गए हैं। तो आज बड़ी चिंताजनक स्थिति है। तो मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय संध्या सिंह जी को कि वो आए और इस विषय पर विचार रखें कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नारी सशक्तिकरण का मतलब किस दिशा में जा रही है और इसका क्या स्वरूप हो गया है। आइए आदरणीय संध्या सिंह जी। आप सबको अभिवादन करती हूँ। बहुत विद्वान लोग मेरे सामने हैं, और मैं तो ये कहूंगी कि बस हम समाज की तरफ एक दृष्टि है, और जो भी हम देख रहे हैं समाज में उसको अपने शब्दों में आपके सामने रखना चाहूंगी। जो कुसुम जी ने कहा स्त्री के बारे में कि पहले हमारे क्या मापदंड थे स्त्री की सुरक्षा को लेकर, स्त्री के रहन सहन को लेकर, वो पूरे का पूरा जैसे कहते हैं ना कि परिवेश ही बदल गया। आपका जो ये स्त्री विमर्श है, ये पूरा का पूरा पाश्चात्य से प्रभावित हो गया। और हम जब स्त्री विमर्श की बात करते हैं, तो वो जो आज स्त्री विमर्श है, वो ऐसा लगता है जैसे वो भटक गया है। और हमारा उद्देश्य था कि जो हमारी परंपराओं में जो रूढ़ियां हैं, परंपराएं सब अच्छी हैं, उनमें से रूढ़ियों को माइनस करके, रूढ़ियों को हटाकर उसको संशोधित करना था, अपने पुरानी परंपराओं को संशोधित करना था। और उस विषय को लेकर, उस उद्देश्य को लेकर हम चले थे। लेकिन पाश्चात्य से प्रभावित होकर जो हमारी युवा महिलाएं हैं, जिनके कंधों पे पूरा भार था स्त्री के उत्थान का, और मैं तो ये कहूंगी कि हम देख रहे हैं, लेकिन हम उतना शामिल नहीं है जितना युवा शक्ति शामिल है, युवा महिलाएं शामिल हैं। तो जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन हम देखकर आकलन कर सकते हैं और परेशान हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, लेकिन हमारा दखल कम है। जिम्मेदारी उन लोगों को दे दी गई। और वहां क्या हुआ कि जहां स्त्री विमर्श में हमको ग्रामीण परिवेश में जाकर वहां जो घूंघट है, जो हमारी रूढ़ियां हैं, उनमें उनसे बाहर उन स्त्रियों को निकालना था। और ये दो दिशाओं में चलने लगा समानांतर। एक हमारे गांव की स्त्रियां,
और एक जो हमारे शहर की स्त्रियां हैं, ये दो बिल्कुल अलग अलग धाराएं हो गई। और इसमें सबसे बड़ी दुखद बात ये रही, अब मैं इसको ये भी कहूंगी कि ये पूरा का पूरा जो स्थिति चेंज हुई है, इसमें अंतरजाल का रोल है। हालांकि आप अंतरजाल का विषय आपने अलग दिया है, स्त्री का अलग, लेकिन यहां हम अंतरजाल को अलग नहीं हटा सकते। उसकी वजह से जो युवा शक्ति हमारी है स्त्रियों की, वो इस तरह से उसमें प्रभावित हो गई अपने पाश्चात्य संस्कृति से कि उसका पहनना, उसका चिंतन, उसने जो रूढ़ियां तोड़कर जो बगावत की है, वो मुझे अपने जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रही हूँ कि मुझे लगता है कि ये एक शर्म का विषय हो गया कि हम जो उन लोगों ने जहां वो ले आए हैं स्त्री विमर्श को, वहां से उसको कैसे वापस लाया जाए, कैसे उसको ठीक किया जाए। ये या कुसुम जी, हम सब एक ही उम्र हमारी एक है, तो एक ही पीढ़ी के लोग हैं हम, तो हमारी जो जिम्मेदारी है ये है कि उनको कैसे समझाया जाए कि आप गलत रास्ते पर हैं। अब मैं बस सबसे बड़ी बात तो इसमें यही कहूंगी कि जो अंतरजाल हमारे लिए नकारात्मक साबित हो रहा है, अगर थोड़ा सा भी उसके ऊपर हम ये करें कि एक अपने विवेक से, अपनी परंपराओं को देखते हुए अगर उस पर हम थोड़ा सा काबू रखें, तो कहीं ना कहीं हम उसी अंतरजाल को सकारात्मक इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी रूढ़ियों को हटाकर जो अच्छी परंपराएं हैं उनको भी अंतरजाल के माध्यम से हम स्त्रियों तक पहुंचा सकते हैं, गांव में पहुंचा सकते हैं। उनके भीतर एक बदलाव आएगा उसको देखकर। अब अगर आप कुछ इसमें मुझे बीच में कुछ कहना चाहती हो कुसुम जी, तो मैं स्वागत करूंगी, अगर आपको ऐसा लग रहा हो। अपना वक्तव्य रखें, अपना विचार रखें, उसके बाद जो कुछ कहना होगा तो जिसको भी कहना होगा, अच्छा, दूसरा राउंड होगा हमारा, तो उसमें कहेंगे। आप अपने विषय पर अपनी बात रखें। हाँ, तो इसमें सबसे बड़ी बात ये हुई, जो अंतरजाल को लेकर जो बात हुई है, कि हमारे जो चरित्र के आकलन है वो बिल्कुल अलग हो गए। अब उस चरित्र को लेकर आप देखिए, अगर आप समझ रहे हो बात को, तो जो समलैंगिकता है, ये सबसे बड़ी बाधा हुई है हमारी जो गृहस्थी की जो आकार था, जो हमारी विवाह संस्था थी, वो सारी की सारी जो टूटी है। तो उसको जरूर मैं ये कहूंगी कि इस अंतरजाल के माध्यम से कि हम वहां पर आकर परिमार्जन करें अपने। अगर मैं समाधान की बात करूं तो एक समूह बनाएं, उसमें कुछ युवा स्त्रियां हों, कुछ प्रौढ़ स्त्रियां हों, कुछ वृद्ध स्त्रियां हों, तो एक जो मिलकर एक शेप बनती है, जो एक आकार बनता है हमारे समाज की संस्था का, उसमें एक आकार उसको दिया जा सकता है बातचीत करके। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि विवाह संस्था टूटने लगी हैं। मुझे लग रहा है कि ये स्त्री विमर्श जो बगावत की उस पर आ गया, उसमें आप ये समझिए कि समानांतर रिश्ते शुरू हो गए स्त्रियों के। जो सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी समस्या जो परिवारों में आई है, और वो उसका जो जड़ है वो है अंतरजाली, कि हमारे समानांतर रिश्ते जो आए हैं स्त्रियों में। अब मुझे लग रहा है कि हम समाज में जो है सारे के सारे लोग इस चीज को से परिचित भी होंगे, वाकिफ भी होंगे कि ये जो बगावत है ये किस सीमा तक चली गई है। सारे आंकड़े देख लीजिए, आप पुलिस में जाके देख लीजिए, कोर्ट में जाके देख लीजिए, मतलब आप जो भीड़ हमारी संस्कृति को लेकर एक आप ये समझ सकते हैं कि जहां हमारी अच्छे समूह होते थे,
जो भीड़ वहां रहती थी वो भीड़ आज कोर्ट में और वकीलों के पास और पुलिस में और महिला आयोग में आपको देगी। तो ये जो बगावत है ये कहीं ना कहीं हमारी विवाह संस्था को तोड़ रही है और ये सबसे बड़ी समस्या है स्त्रियों की। अब जो सशक्तिकरण है उसमें समाधान के तौर पर हम यही कर सकते हैं कि आगे निकलकर कुछ जो ये आयोग हैं इनसे जुड़कर एक जो स्त्रियां भटकी हुई हैं, सबसे बड़ी बात है जो स्त्रियां भटकी हुई हैं उनको उनसे जाके जुड़ना, उनसे जाके बात करना, ये मैं कहूंगी। और मुझे लग रहा है कि मैं चाहती थी कि ये बातचीत हो और इसमें कुसुम जी थोड़ा दखल दें तो मैं आगे बात करूं। आप अपने बिंदु पर बात करें, मतलब खुल के बात करें। कोई वो 8 से 10 मिनट का समय है, आप अपने विषय पर बात करें, अपनी पूरी बात, अपना विचार रखें। उसके बाद, क्योंकि परिचर्चा है, इसके बाद फिर मैं अपनी बात रखूंगी और जो है हमारे आदरणीय पैनल में जो और प्रबुद्ध हैं, दूसरा सेशन हमारा ओपन सेशन होगा। पहले सेशन में अपने ही विषय पर आप अपनी बात रखिए 8 से 10 मिनट के समय में, और दूसरे सेशन में आप अपनी बात कुछ और उसमें संशोधन करना चाहें या दूसरे के विषय पर आपका कोई विचार हो तो वो आप रख सकती हैं। तो आप अपना विषय जो है अभी आप जो भी कहना चाहती हैं आप कहिए अपने विषय पर। अपने विषय जो नारी सशक्तिकरण। मैं 1 मिनट चाहूंगी, मैं बिल्कुल घर में अकेली, मैं 1 मिनट चाहूंगी, डोरबेल बजी है, 1 मिनट। अच्छा चलिए। हमारे मंच पर डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी की उपस्थिति है, मैं बहुत स्वागत करती हूँ आपका। आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी की उपस्थिति है, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय एस.के. गुप्ता जी की उपस्थिति है, बहुत बहुत स्वागत है। सभी का हमारे मंच के पार, सभी श्रेष्ठ और ज्येष्ठ रचनाकार हैं, मैं सभी का वंदन नमन करती हूँ। सभी प्रबुद्ध हमारे रचनाकार हैं। तो मंच जितना हमारा समृद्ध मंच है, मंच के पार भी उतनी ही हमारे उपस्थिति भी उतनी ही समृद्ध है। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम सुन रहे हैं संध्या सिंह जी से नारी सशक्तिकरण पर उनके विचार। निसंदेह नारी सशक्तिकरण, जैसा संध्या जी कह रही थी, हम अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हैं नारी सशक्तिकरण तो इसके मायने ही बदले हुए हैं। बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। हमारी किसी से प्रतिद्वंदिता नहीं है, लेकिन एक जो नारी का जो हमारी जो संस्कृति है, एक जो सौम्यता की, सभ्यता की, हम उसको कहीं ताक पर हमने रख दिया है। प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है, नारी हिंसक हो गई है, हिंसक नारी हो गई है। वो अलग बात है कि नारी शोषित भी हुई है, नारी के साथ अत्याचार भी बहुत हुआ है, लेकिन अब जो नारी ने रास्ता अख्तियार किया है तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है नारी सशक्तिकरण पर, जो हमारे सरकार की और हमारी कई कई संस्थाओं की जो आवाज है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो आइए संध्या जी, आप अपनी बात रखिए, जो भी आपकी बात रह गई आप पूरी बात करें। हाँ, दरअसल हम क्या सोचते हैं तकनीकी रूप से कि जब किसी चीज को दबाया जाता है और हमें वक्त ने एक मौका दिया कि हम उस दबाव को हटे, वो दबाव, तो हम तेजी से उछलती है वो चीज। तो कहीं मुझे यही लगता है कि वो जो दबाव हटा है समाज में स्त्री के ऊपर से, वो उछलकल हो गई है। और ये, या इसको ऐसे समझ लीजिए कि पेंडुलम है, वो इधर गया, अब अगर इधर से इधर आएगा तो वो फिर बीच में नहीं रहेगा, वो फिर दूसरी तरफ जाएगा। तो अभी ये संतुलन की स्थिति आते आते समय लगेगा, और ये अभी पेंडुलम वाली स्थिति है। हम जितना स्त्री को इधर रूढ़ियों की तरफ देखते हैं उतना ही हम उसको बगावत की तरफ देखते हैं। और अब मेरे विचार से तो यही है कि एक प्रयास किया जाए और इनको समय दिया जाए, स्त्रियों को, जो समय की मांग है उस हिसाब से अगर ये संतुलन से बाहर हो गई है तो वो एकदम से नहीं होगा, क्योंकि ये समझ लीजिए कई दशकों का, कई शतकों का बल्कि मैं कहूंगी प्रभाव है कि जो स्त्री दबाव में रही है। अगर वो स्त्री के दबाव की कहानी शुरू होगी तो फिर बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। लेकिन मैं तो ये जानती हूँ कि हमारी पीढ़ी ने जो देखा है उसमें पूरे घर का काम करते हुए जब स्त्री फॉर्म भरती थी अपना, तो उसमें कॉलम होता था कि उसमें कॉलम होता था कि वो वर्किंग और नॉट वर्किंग। तो नॉट वर्किंग लिखा जाता था उसको कुसुम जी, और वो
सबसे बड़े शर्म की बात थी कि वो घर में सारा काम करते हुए वो अपने को उसमें नॉट वर्किंग लिख रही है। आज जाकर कहीं कोर्ट ने ये नियम किया है कि उस गृहिणी को वर्किंग लिखा जाएगा और उसके काम की कीमत उसकी कीमत आकी जाएगी काम की। तो ये एक सबसे बड़ी त्रासदी थी औरत की। अब जैसे जैसे उसको समय मिला, जैसे जैसे उसको मौके मिले, आर्थिक निर्भरता पहले इतनी ज्यादा थी, अब जब वो जैसे जैसे वो आत्मनिर्भर हुई है आर्थिक रूप से, तो वो सारी चीजें उसको जो पुराने उसके अभाव थे वो सारे खुलकर उसके सामने आए हैं। तो कहीं मुझे बस सिर्फ ये लगता है कि वो दबाव हटते ही वो स्प्रिंग की तरह उछली है और उसको समय लगेगा वापस धीरे धीरे संतुलन में, एक संतुलित अवस्था में आने में उसको वक्त लगेगा। और ये मेरा कहना है। और बाकी स्त्री विमर्श पर तो फिर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी बॉर्डर लाइन से बाहर जा रही हैं। बॉर्डर लाइन मतलब जो हमने सीमा रेखा एक स्त्री की बनाई थी, जैसे आप ये देखिए कि अगर आप एक सीमा रेखा हटाते हैं या एक बाउंड्री तोड़ते हैं तो वो जंगल तो नहीं हो जाएगा ना, उसकी दूसरी एक सीमा रेखा बनानी पड़ेगी। वो जो दूसरी सीमा रेखा है वही सीमा रेखा अभी तय नहीं हो पा रही है कि उसको कहाँ रोका जाए। और मैं इसको बल्कि अंतर्जाल का विस्फोट कहूंगी कि आपके पास चारा नहीं रह गया। आप अपनी लड़कियों को, अपनी बहुओं को आप बेचारगी से देख रहे हैं कि वो किस तरह से अपने अधिकारों पर बात करती है, कर्तव्य पर बात ही नहीं करती है। और हमारा जो मकसद था स्त्री को आजाद देखने का, वो कहीं ना कहीं अब निराश कर रहा है। जिस तरह से हम समाज की स्थिति देख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं अब निराश कर रहा है। और मुझे नहीं लगता कि ये आसान होगा कि जो जो अपनी शिक्षा के जरिए और जो अंतर्जाल के जरिए जो उन्होंने अपने को बना लिया है, मतलब एक तरह से कहना चाहिए वो पुराने हमारे दिए हुए संस्कार अब उनके अंदर नहीं है, वो वॉश आउट हो चुके। और जिस तरह से वो आज बन गई हैं तो ये आसान नहीं होगा कि हम उनको पहले की तरह एक संतुलन में लाएं। उसके लिए वक्त देना होगा और प्रयास करने होंगे। हर पीढ़ी साथ में बैठ के बात करे और तब कहीं जाकर ये एक संतुलन की स्थिति आएगी इसमें, स्त्रियों के रहन सहन में, कपड़े में, खाने पीने में। और जो सबसे बड़ा नुकसान इसमें हो रहा है कि स्त्री अपने बच्चों को नहीं देख पा रही है। उनकी टीनेजर जो बच्चे हैं, जो 15 साल, 16 साल, 17 साल के बच्चे हैं, वो एक्सट्रीम निर्णय ले रहे हैं घर में, अपना आत्महत्या तक उनके विचार आ चुके हैं। तो वो जो माए हैं वो ये भी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही हैं। इतना मतलब उन्होंने अपने को इस आधुनिक दुनिया में इतना व्यस्त कर लिया है। तो अब मैं तो इसमें यही कहूंगी कि बात तो लगभग मुझे जो कहना था, और मैं ये कहूंगी कि समाधान की तरफ जो जाना है, समाधान की तरफ स्त्री तभी जा सकती है जब हर पीढ़ी बैठ के एक साथ बात करे। और उसके लिए एक बार पहले भी बात हुई थी कि कुसुम जी से कि हम हर पीढ़ी की महिलाओं को जोड़ें। हर 10-10 साल के गैप से जो महिलाएं हैं, 60 की है तो 50 की भी हो, तो 40 की हो, 30 की हो, ये सब जब एक ग्रुप में बैठ के बात करेंगी, वो जो आदान प्रदान होगा शायद उससे कुछ समाधान निकलेंगे और उससे कुछ संतुलन की स्थिति बने। अभी तो एक चीज और भी है जो मैं कहना चाहती थी कि चूंकि स्त्री घर से बाहर कदम रखा है उसने, तो उसको रेडार पर रखा जा रहा है। बिल्कुल उसके हर कार्य, उसको देखा जा रहा है, एक्शन को, उसके कार्यकलापों को। तो कहीं ना कहीं उसकी छोटी गलती को भी बड़ी बन के बताया जा रहा है। पुरुष समाज द्वारा कहूंगी मैं यहाँ, मतलब मैं यहाँ पे जेंडर की बात इसलिए कर रही हूँ कि पुरुष समाज का जो एक नजरिया है
वो उसको स्कैन करने का हो गया है कि वो बाहर अगर निकली है, ऑफिस में निकली है तो ऑफिस का स्टाफ, तो इन समस्याओं से भी जूझ रही है वो। और इन्हीं समस्याओं के चलते उसको आगे बढ़ने में दिक्कत भी आ रही है कि वो पूरी तरह से वो रडार पर है। उसकी उसकी चीजों को हाईलाइट किया जा रहा है, उसकी कमियों को हाईलाइट किया जा रहा है। तो ये दो चीजें हैं कि एक तरफ वो दबाव में है, उसकी कमियों को भी हाईलाइट किया जा रहा है, उसको आगे बढ़ने में दिक्कत आ रही है। एक दूसरा वर्ग है जो उच्छृंखल हो गया है, जिसकी वजह से हम कहते हैं स्त्री विमर्श बदनाम हो गया। तो इन दो दो ग्रुप के बीच में जो संतुलन है वो आना जरूरी है। और वो आ, मुझे लग रहा हम सब साथ बैठ के चर्चा करेंगे, तब वो चीजें बदलेंगी, आदान प्रदान होगा। जी मेरी बात लगभग पूरी हो गई इसमें। बिल्कुल। आपने अपनी बात कही नारी सशक्तिकरण की। निसंदेह एक बिंदु जो आपने कहा है वो बड़ा तार्किक है। कहते हैं जब कभी बहुत दमनात्मक स्थिति आती है तो वो जब इस विस्फोटक होती है तो वो बहुत विकराल रूप में होती है। आज शायद वही स्थिति आ गई है, लेकिन इसमें संयम की आवश्यकता है। इसमें बिल्कुल एकदम कन्फ्रंटेशन जिसको कहते हैं, आमना सामना वाली स्थिति जो आई है, ये स्थिति समाज के लिए अच्छी नहीं है। यद्यपि ऐसा नहीं, जो स्थिति आज हम देख रहे हैं, नारियों ने जो हिंसक रूप धारण कर लिया है, जो कि कभी कभी भी नारी के इतिहास में हिंसक रूप कभी भी हमने नहीं देखा है। पूरा अगर हम इतिहास पलट के देखें, केवल वर्तमान स्थिति में ये हम लोग देख रहे हैं। बिल्कुल आश्चर्यजनक स्थिति, आश्चर्यचकित कर देने वाली स्थिति है कि संबंधों में एक विश्वास खत्म हो गया है। जो हम अभी हाल की घटनाएं देख रहे हैं, पूना की घटना देख रहे हैं, इंदौर की घटना भी हमने देखी है, और भी इससे पहले भी घटनाएं कई हुई हैं, तो उनको देखकर संबंध जो है, विश्वास खत्म हो रहा है। लेकिन इसके पहले भी घटनाएं, कलकत्ते में जो एक डॉक्टर का मर्डर हुआ था, हमारी निर्भया का जो स्थिति, जो हाल हुआ था, और किसी एक बेटी को दिल्ली में काट काट कर उसको फ्रिज में रख दिया गया था। तो ये स्थितियां अच्छी नहीं है, दोनों पक्ष के लिए अच्छी नहीं है ये स्थितियां। तो नारी ने बजाय इसके कि एक सुधारात्मक कदम उठाया जाना चाहिए था, उन भ्रमित किशोर या युवा, जो कि एक भ्रमित जो युवा वर्ग था, उसने स्वयं वो रूप अख्तियार कर लिया है। तो इससे संबंध बिल्कुल, आज संबंध बिल्कुल टूटने की कगार पर है। लोग परिवार नहीं बनाना चाह रहे हैं। और स्त्री तो कोमलता के लिए ही जानी, हाँ, स्त्री तो कोमलता के लिए जानी जाती थी। तो ये स्थिति जो है विस्फोटक हुई है। नारी ने उसको बिल्कुल एक प्रतिशोध के रूप में सामने आई है। जो इधर घटनाएं घट रही हैं, कई घटनाएं घट रही हैं घर में। एक त्रिकोण, प्रेम का त्रिकोण चल रहा है, बहुकोण चल रहा है, और वो इस मर्डर और ये सब चल रहा है। तो ये स्थितियां न समाज के लिए अच्छी हैं और न ही परिवार के लिए अच्छी हैं। तो नारी सशक्तिकरण का आज ये देखकर तो लगता है नारी सशक्तिकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। नारी स्वयं में सशक्त है। वैसा तो नारी कभी कमजोर रही नहीं। मैं तो नारी सशक्तिकरण के, भले ही लोग मुझसे सहमत ना हो, शायद संध्या जी भी सहमत ना हो, मैं नारी सशक्तिकरण के पक्ष में कभी नहीं रही है। क्योंकि चाहे किसी युग में देखें, नारी कमजोर कहाँ है, उसको सशक्तिकरण की जरूरत क्या है। जैसे मैं आरक्षण का विरोध करती हूँ, वैसे ही मैं नारी सशक्तिकरण का भी विरोध करती हूँ। समान समाज, समान अधिकार, जिसकी जो योग्यता हो, जो क्षमता हो, वो आगे आए, और आगे आए। बहुत अच्छी बात आपने कही। और आज नारी सशक्तिकरण ने स्वयं पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। तो ये बड़ी एक चिंतनीय, चिंता का विषय है। इस पर कोई एक या तो कोई एक नियम बने। इसको सशक्तिकरण थोड़ी कहेंगे कि आप अपने पति की हत्या कर रहे हो, आप बगावत कर रहे हो, आप त्रिकोण में अपने बच्चों को मार रहे हो। बताइए, माँ जैसी एक स्थिति, मतलब माँ की मानसिक स्थिति देखिए, जो पूरी तरह से रक्षा में के लिए खड़ी रहती थी बच्चे के, हत्यारीन हो गई हैं। तो ये कौन सा सशक्तिकरण है? अपनी हर भूमिका को एक संदेह के दायरे में ला दिया है। अभी एक देख रही थी, अब इसमें एक तो अब मोबाइल में अभी हम आदरणीय आचार्य जिसे विजय तिवारी किसले, जिससे इस विषय पर हम विचार जानेंगे, जो आजकल रीलें बन रही हैं, जो आजकल वीडियो आ रहे हैं,
वो सच हैं, उनकी कोई प्रामाणिकता नहीं है कि वो सच है कि झूठ है। लेकिन हम लोग वही देखते, एक अभी वीडियो आ रहा था कि एक बेटी ने अपनी माँ की हत्या कर दी। तो ये स्थितियां हो रही हैं, तो ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है। ये हमारी अपनी पूरी सनातनी संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति के लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। इस तरह समाज नहीं चलेगा। समाज दो पहिए की गाड़ी पर चलता है, जैसे परिवार दो पहिए की गाड़ी पर चलता है, समाज भी दो पहिए की गाड़ी पर चलता है। नारी और पुरुष, ईश्वर ने जो सृष्टि की रचना की थी, कुछ सोच कर की थी, यूं ही नहीं की थी कि मतलब हम आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन के एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन जाएं। तो ये स्थितियां बड़ी विचारणीय हैं और इस पर विचार करना चाहिए। विचार नहीं है, और सबसे बड़ी बात इसमें कोर्ट का बहुत नेगेटिव रोल है, नकारात्मक रोल है कोर्ट का। वो अलग विषय है। न्यायालय की भूमिका उस पर अलग चर्चा होगी, लेकिन यहाँ पर नारी सशक्तिकरण जो है वो प्रश्नों के दायरे में है। यहाँ पर ये है न्यायालय की जो भूमिका है वो फिर अलग विषयांतर हो जाएगा। उससे उसको मानसिक बल मिला है गलत चलने के लिए। सारे इंटरकनेक्टेड हैं। अभी अंतरजाल पर हम सुनेंगे आचार्य विजय तिवारी जी के विचार। कोई समस्या किसी से अलग नहीं है, लेकिन हमें परिचर्चा, हमारा दायित्व है कि हम उस विषय पर परिचर्चा करें ताकि समाज में आवाज जाए। तो हम कर सकते हैं, परिचर्चाएं होनी चाहिए। इनका कितना कारगर होता है, समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये समाज पर छोड़ देते हैं। हमें अपना काम है। बिल्कुल और आज स्थिति ये बता रही है कि नारी सशक्तिकरण की कोई नारी सशक्तिकरण में उसने इसका अनड्यू एडवांटेज जिसको कहते हैं कि जो है और कई जो सेक्शंस बने हुए हैं, हमारे कई सेक्शंस बने हुए नारी के पक्ष में, नारी ने उसका भी दुरुपयोग किया है। नारी जो है अपने दहेज के अंदर फंसा देती है, पूरे परिवार को फंसा देती है। तो ये नारी किस दिशा में जा रही है? नारी अपनी गरिमा, अपनी प्रतिष्ठा स्वयं अपने ही जो है इन कामों से खो रही है, पूरे परिवार को फंसा देती है। ये ऐसे जो नियम बने हैं, और अगर आरक्षण भी, वो भी विषयांतर हो जाएगा, वहां पर भी जो बने हुए नियम उनका भी है कि भाई जरा कुछ कहो ना कहो, जाति का लग जाता है ठप्पा। तो ये जो नियम है, कानून, ये भी थोड़े लचर हैं, इन पर भी एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तो चलिए, बहुत अच्छी वार्ता है आपकी रही, आपका वक्तव्य। और मंच के पार हमारे साथ डॉक्टर कन्हैयालाल शर्मा जी की उपस्थिति है, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आदरणीय विजय तिवारी कृष्ण जी मंच के पार भी अपनी टिप्पणियों से उत्साहवर्धन कर रहे हैं। आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी उपस्थित हैं हमारे साथ में, उमानाथ त्रिपाठी जी की उपस्थिति है, बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ सभी का मंच पर। और संगीता नाग जी हमारे साथ उपस्थित थी, एस.के. गुप्ता जी की उपस्थिति थी, सभी की उपस्थिति है। और निसंदेह ऐसी परिचर्चाएं जो सुनने वाले श्रोता होते हैं वो भी उतने ही वैचारिक होते हैं, सब विषयों पर उन सबके विचार होते हैं। मैं भी टिप्पणियां नहीं ले रही हूँ क्योंकि जो है समय बहुत हो जाएगा, मैं हाईलाइट कर रही हूँ टिप्पणियों को। चलिए अब दूसरे विषय पर चलते हैं और आमंत्रित करती हूँ आदरणीय बीएन सिंह जी को। एक हमारे समाज की एक दूसरी जो समस्या है, भिक्षावृत्ति। हम देखते हैं भिक्षावृत्ति, जहां देखो तहां भिखारी बैठे हुए हैं। वो वास्तव में भिखारी है भी कि नहीं? मैं अपनी बात कहूँ, मैं भिखारी को मैंने कभी आज तक मैं कुछ देती हूँ उनको और दुत्कार के भगा देती हूँ कि तुम काम करो, तुम भीख मांग रहे हो, अपना काम करो जा करके। तो कभी कभी घर में भी मेरे बच्चे हमसे विरोध करने लगते रहे, दे दिए। मैंने कहा हम नहीं देंगे इनको, ये भीख मांगी क्यों रहे हैं, मेहनत करो जा करके। भाई या तो आप अपंग हो, दिव्यांग हो, चलो ठीक है, वो भी चलता है। आप हट्टे कट्टे हो, पहन के झोला झंडा लेकर के आप भीख मांग रहे हो। तो ये विषय हमारी भिक्षावृत्ति का समाज के लिए एक अभिशाप है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न, और कई देशों में इस पर रोक लगी हुई है। भिक्षावृत्ति को एक अपराध की श्रेणी में माना जाता है। एक हमारा भारतवर्ष उदार देश है जहां पर अपराध नहीं, यहाँ पर अपराध, वैसे अपराध को अपराध नहीं मानते, भिक्षा को क्या अपराध माना जाएगा? अपराधी तो छूट जाते हैं। तो भिक्षावृत्ति ये हमारी मांगते मांगते भिक्षा ये प्रवृत्ति बन जाती है। भिखारी को आप कितना भी दे दो, वो बिल्कुल कपड़े उतार के आएगा, उसको आप कपड़े दे दो, अगले दिन फिर कपड़े उतारे चला रहा। तो उसकी ये प्रवृत्ति है, उसका ये व्यवसाय है, उसकी अब ये मानसिक विकृति, आत्मसम्मान से कोई उसको लेना ही देना नहीं है। वो अपना भीख मांग कर अपनी आजीविका चला रहा है। तो भारत में अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन कई देशों में इसे अपराध माना जाता है। और जो है सरकारी योजनाएं बनती हैं, लेकिन ये उनका लाभ भी लेते हैं और अपना ये काम भी करते रहते हैं, कोई रुकावट ही नहीं है इनके ऊपर। तो चलिए इस पर हम विचार जानते हैं आदरणीय बीएन सिंह जी के। और आइए बीएन सिंह, स्वागत है आपका। स्वागत है सिंह साहब आपका। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, पावन पटल को प्रणाम करता हूँ
और मंच पे उपस्थित सभी गुणीजनों को प्रणाम करता हूं। विषय कुछ ऐसा है कि भिक्षावृत्ति क्या है, कैसे है, क्यों है, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जी क्योंकि किसी चीज को पूरी तरह से स्वीकार कर लेना या उसको नकार देना उस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा, जी ये मेरा मानना है। जी जी बिल्कुल। इसलिए चीजों को बारीकी से समझने की जरूरत है। भिखारी पैदा भी यहीं हुए हैं, यहीं भिखारी बने भी हैं, यहीं उनके साथ भी कुछ न कुछ घटित होता है और वो भी कुछ न कुछ घटना क्रम में अपना हाथ बढ़ाते हैं। ये मेरी अपनी टेक है। जी जी बिल्कुल। इसलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जहां तक भिक्षावृत्ति की बात है, जी सनातन धर्म में कोई नई बात नहीं है। रूप उसका अलग अलग हो सकता है, समय और कालखंड अलग अलग हो सकता है, उसकी दुरुपयोग की स्थिति, परिस्थिति और तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो इस विषय पे चर्चा करेंगे। पहले तो समझें कि ये किस तरह का वो है। तो ये केवल एक सामाजिक समस्या नहीं है, केवल सामाजिक समस्या इसको नहीं मान सकते, बल्कि ये माने हमारी संवेदनाओं, हमारी व्यवस्था और हमारी जिम्मेदारियों की भी परीक्षा है। भिक्षावृत्ति केवल किसी व्यक्ति का हाथ फैलाना ही नहीं है, केवल इसको ही भिक्षावृत्ति नहीं कह सकते, बल्कि यह उस समाज का आईना भी है जहां कुछ लोग जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित भी रह जाते हैं। जब कोई भीख मांगने को विवश होता है तो उसके पीछे केवल उसकी इच्छा ही नहीं होती है। कभी गरीबी उस पे रहती है, कभी बेरोजगारी रहती है, कभी अशिक्षा का प्रभाव होता है, कभी किसी के विकलांग होने का प्रभाव होता है, कभी किसी की पारिवारिक विघटन भी उसको इस ओर धकेल देती है, किसी के नशे की लत की आदत होती है, तो किसी को पारिवारिक उपेक्षा या सामाजिक उपेक्षा भी झेलनी पड़ती है, जिसके कारण ये सब चीजें पैदा होती हैं। तो भिक्षुक मजबूर नहीं होता। एक्चुअली कई स्थानों पर संगठित गिरोह भी काम करते हैं, बच्चों, महिलाओं और दिव्यांगों का शोषण करके उनसे भीख मंगवाते हैं। इसीलिए केवल भीख देना समाधान नहीं है, भिखारी को भीख दे देना ही समाधान नहीं है कि चलिए वो बड़ा रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, याचना कर रहा है, तो उसको भीख दे दिया गया तो उसकी समस्या जो है वो कम हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी। ये हमारी मतलब अपनी भी मानसिक स्थिति इस तरह की होती है कि कई बार देखते हैं, अरे यार कोई बच्चे को गोद में लिए मांग रही है, किसी के हाथ में पट्टी लगा हुआ है, किसी के पैर में पट्टी लगा हुआ है, किसी के आंख में पट्टी लगा हुआ है। तो इन सारी चीजों का भी बहुत असर होता है। जैसे दीदी ने कहा कि हम तो नहीं देते हैं, पढ़े लिखे लोग जिनको इस ओर मैंने इन कार्यों का अनुभव है, समझते हैं, नहीं देते हैं, क्योंकि भीख देखने का, मैंने कहा ना, उसका समाधान नहीं है। उसके समस्याओं का समाधान केवल भीख देना नहीं है। इसी तरह से हमें याद रखना चाहिए कि भिखारी अपराधी भी नहीं है। भारत के जो
संविधान है उसके हिसाब से वो अपराधी नहीं होता। तो जिस तरीके से, मेरे कहने का मतलब है कि जिस तरीके से भिखारी अपराधी नहीं होता, हर दान समाधान नहीं होता। भिखारी अपराधी नहीं होता तो हर दान, जो दान देते हैं हम, वो उसका समाधान भी नहीं होता। वास्तविक जरूरतमंद की सहायता करना हमारा नैतिक कर्तव्य है, लेकिन वह सहायता ऐसी हो जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाए, उसकी आदत खराब ना करे। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये उनकी बहुत अच्छी कोट है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। यही संदेश उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जिन्हें परिस्थितियों ने भिक्षावृत्ति की ओर धकेल दिया है। उनको इस कोट से शिक्षा लेनी चाहिए कि हम अगर इसी तरह मांगते रह जाएंगे, इसी तरह याचना करते रह जाएंगे, तो हम जीवन में कभी भी सशक्त नहीं होंगे, कभी भी न आर्थिक रूप से सशक्त होंगे, न शारीरिक रूप से सशक्त होंगे, न ज्ञान वृद्धि होगी। और हम तो हम गए, हमारे पीछे जो भी लोग हैं, छोटा सा परिवार हो सकता है, बीबी ना हो तो बच्चे भी ना हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि माँ बाप नहीं होंगे। माँ बाप हैं तो आप आए हैं, तो सबकी परवरिश का ध्यान रखना भी है। और अब आप देखिए कि आपने सुना होगा कि कोई भरत जैन या कौन थे जिनके पास 3 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जो भीख मांग के इकट्ठा किए हैं, या 4 करोड़ की। ऐसे भारत में भी कई लोग और हैं जो करोड़पति हैं और उनका पेशा ही भीख मांगना है। और ये मैंने YouTube से कह रहा हूं, अखबारों में पढ़ के कह रहा हूं, बहुत जगह इसकी मैंने चर्चा हुई है, इस बात को लेकर कह रहा हूं मैं कि ऐसे भी लोग हैं। तो भिक्षावृत्ति से मुक्ति का मार्ग दान नहीं है। दीदी ने जो कहा, ये केवल देने से नहीं होगा, ये इसका कुछ नहीं है। अगर वास्तविक चीजें हैं तो उसके शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए, उसके कौशल को आगे बढ़ाना चाहिए। और अगर उसकी नशे की लत है, उससे निकल नहीं पा रहा है, तो उसकी मदद करके उसके पुनर्वास की व्यवस्था भी करनी चाहिए। सरकार को रोजगार परक योजनाएं भी बनाने के, सरकार भी बच नहीं सकती, समाज भी नहीं बच सकता, मैं भी नहीं बच सकता, कोई नहीं बच सकता अपनी अपनी उससे, क्योंकि वो समाज का एक हिस्सा है। और किसी भी हिस्से को ऊपर उठाने के लिए, उसकी आदतें गंदी छुड़वाने के लिए सबको प्रयास करना होगा। सरकार को भी करनी होगी, समाज को भी करनी होगी, व्यक्तिगत रूप से भी करनी होगी, चाहे उसको डांट के, चाहे उसको उलाहना देके, उसकी कुछ रास्ते में ऐसा मदद करें ताकि उसका जीवन सुधर सके। इसी तरह से महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि भारत का भविष्य उसके गांव में बसता है। भारत का भविष्य उसके गांव में बसता है। यदि गांवों में रोजगार, शिक्षा और सम्मानजनक जीवन के अवसर बढ़ेंगे तो लोगों की मजबूरी में जो सड़कों पे शहर की तरफ आते हैं, भीख मांगने के उद्देश्य से आते हैं, चौराहे पे खड़े मिलते हैं, आपको हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी। हो सकता है उनमें से कुछ लोग ऐसे हों जो सब कुछ होने के बावजूद भी इस क्रियाकलाप में संलग्न हो, लेकिन केवल ये सोचकर ही छोड़ देना ठीक नहीं है। तो आइए ऐसा समाज बनाने का संकल्प सरकार को भी करना चाहिए। सुधार गृह भी बनाने चाहिए ताकि लोग अपनी इस राह से, भटके हुए राह से हटकर अपनी एक सुचारू रूप से चलने वाली राह को पकड़ें, ताकि उनकी जीवन भी अच्छी तरह से बीत सके। तो देखिए, भिक्षा
वृत्ति का अर्थ जिसको हम लोग कहते हैं, जब भीख मांगने को ही अपनी आजीविका, भीख मांगना उतना बुरा नहीं है जितना कि उसकी प्रवृत्ति है। भीख मांगना उतना बुरा नहीं है। समय समय से बहुतों ने भीख मांगा है, राजाओं ने भी भीख मांगा है, रानियों ने भी भीख मांगा है, लेकिन सबका समय है, तरीका है। जब वो आजीविका का आधार बना ले, उसी को भिक्षावृत्ति कहते हैं। ताबी तरीके से अगर हम बात करें, आर्थिक तंगी के कारण भी हो सकता है, गरीबी, बेरोजगारी, निम्न मजदूरी, जिस तरीके से कि हम लोगों के यहाँ अब तो कुछ सुधार हुआ है, मिनिमम वेजेस की भी हालत इस तरह की होती है कि वो अपना तो काम चला ले, बीबी को खिलाना पाए। 15,000 रुपए में 5,000 रुपए वो किराए को दे दे तो बच्चे की फीस कहां से देगा? उसका अगला बच्चा भी भीख मांगेगा, क्योंकि वो दे नहीं सकता। तो इन सभी चीजों पे अपने को बारीकी से समझने की जरूरत होती है। भिक्षावृत्ति बुरी है, उसका निवारण होना चाहिए, लेकिन एक दिन में होगा नहीं। कुछ लोग हैं, मान लीजिए शारीरिक रूप से विकलांग है, परिवार ने उसको ढकेल दिया, अब तेरे से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तू जा, तू कमाता धमाता है नहीं, तू अपना देख रेख कर। वो क्या करता है? तो आकर के भीख मांगता है। और हम लोगों के यहाँ क्या है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। बच्चों को, महिलाओं को, जहां देखते हैं कमजोर लोग हैं, इनकी एक संगठन है, उनको पकड़ लेते हैं, चौराहे पे बिठा देते हैं, उल्टे सीधे ड्रेस पहना देते हैं, जो दिन भर में लाते हैं वो अपने पास ले लेते हैं, उनको शायद खाना वाना खिला देते हैं। तो भारतीय धर्म में देखिए, हिंदू धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में भिक्षा का एक स्थान था, लेकिन उस भिक्षा का स्थान इस भिक्षा से पूरी नहीं हो सकती। विशेष रूप से एक ऐसा व्यक्ति, भिखारी किसको कहते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो आम तौर पर बेघर हो, पैसे, भोजन आदि मांग कर अपना जीवन यापन करे, तो उसको कहते हैं कि जी ये भिखारी है। अब कारण तो बहुत सारे मैंने आपको गिनवा दिए, आर्थिक तंगी, रैकेट, बीमारी, विकलांगता, सारी चीजें हैं। इसका निवारण जो है, उसकी जो आवश्यकता है, वो अकेले हो नहीं सकती। सरकार को इसमें मदद करनी पड़ेगी, हमको, आपको मदद करनी पड़ेगी। मैंने पहले भी कहा, कानून बने हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे कोई कानून नहीं है। जो भी कानून है वो राज्यवार है। उसी तरह से कई स्कीम्स हैं जिसमें कि आप कह सकते हैं कि जी स्माइल बोल के एक स्कीम है। उस स्माइल स्कीम में पुनर्वास के माध्यम से भिक्षावृत्ति मुक्त भारत की एक प्रतिबद्धता दिखाई जा रही है। पूरे देश के 216 शहरों में स्माइल भिक्षावृत्ति योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत अभी तक जो डेटा उपलब्ध हैं, 10,200 से ज्यादा लोगों का पुनर्वास किया जा चुका है और 2030-31 तक का जो टारगेट है, 35,000 लोगों तक को इस माने स्कीम के अंदर उनकी मदद करने की बात है कि करेंगे। अभी तक पूरे देश के 216 शहरों में चल रही है, जो आपको बताया मैंने। 5 वर्षों में 295 शहरों में और इसको लाने की प्रतिबद्धता है और 35,000 लोगों का पुनर्वास का लक्ष्य है। अभी तक 10,200 लोगों को पुनर्वासित किया जा चुका है और
इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी कुछ कानून है, दूसरे जगह भी है। तो इसका जो उद्देश्य है पूरा करने का, उसके लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता भी है। अब देखिए, सरकार ने कानून बना दिए, कानून केवल बन जाने से तो कुछ होगा नहीं, उसको अमल भी करना होगा, उसकी वो स्लो भी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसी पे उसका एक निर्देश है कि सुरक्षा एवं संरक्षण देते समय भी महिलाओं और बच्चों के लिए अलग और सुरक्षित सुविधाएं मिलनी चाहिए उनको, जिनमें बाल देखभाल, परामर्श तथा शिक्षा शामिल हो। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया था कि बच्चों को भिक्षावृत्ति गृह में नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि उन्हें किशोर न्याय एक अलग वो है, उसमें रखना चाहिए और बाल कल्याण संस्थानों में भेजा जाना चाहिए। भारत की एक संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन करके एक स्कीम है, उसकी प्रतिबद्धता के अनुरूप ये चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ही करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मैंने इस संरक्षण गृह में जाने पर 24 घंटे के भीतर अनिवार्य स्वास्थ्य की जांच होनी चाहिए उस बंदे की, चाहे वो बालक हो, पुरुष हो, महिला हो। आहार और पोषण के लिए गवर्नमेंट ऐसा नहीं, स्कीम बहुत सारी है, वही है कि कितना अमल में आता है। तो उसके लिए डाइटिशियन अलग से होना चाहिए। प्रत्येक 2 वर्ष में स्वतंत्र तृतीय पक्ष द्वारा आधारभूत संरचना का ऑडिट होना चाहिए। कानूनी ढांचे में बहुत सारी चीजें हैं जिसके साथ ये सब चीजें होना चाहिए। तो ये तो रही हम लोगों की भिक्षावृत्ति में कैसे क्या किया जा सकता है, अपनी प्रतिबद्धता होनी चाहिए, वो हो रहा है। लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो मेरा मानना है कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, जिससे समाज में एक गलत संदेश जाता है, गलत तरीके से मैंने लोगों का आचरण बिगड़ जाता है। अब आप देखिए, रोड पे भीख मांग रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं। शाम को देखिएगा, मैंने कनॉट प्लेस की बात करता हूं, दिल्ली की कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर के पास आप चले जाइए, यमुना बाजार या कनॉट प्लेस, दोनों जगह में से कहीं भी, तो आप देखेंगे कि वहां पे तरह तरह के विभिन्न रूपों में आपको भिखारी मिलेंगे। आप उन्हें कुछ सामान खाने को देंगे, वो लेना नहीं चाहते हैं, पैसे दीजिए लेंगे, और जैसे ही उनके मैंने दारू और स्मैक के पैसे आ जाएंगे, वो वहां से निकलकर चले जाएंगे। और फिर वो मैंने इतने एडिक्ट हो चुके हैं। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, ये इनका निवारण होना चाहिए। निवारण के बहुत सारे उपाय हैं, वो करेंगे। अभी इस दूसरी चर्चा में भी उसकी बात करेंगे, दूसरी बारी में। यहीं पे अभी देखिए, आपने बात शुरू की थी कि भिक्षा कोई बुरी बात नहीं है, भिक्षा मांगना। अगर हम पुराने अपने युगों की बात करें, अपने पुराने युग में चले जाएं, जहां पर ये गुरु शिष्य परंपरा थी, जहां पर ये जी बने होते थे, वहां पर तो जैसे भिक्षाम देहि जा जा के भिक्षा ला करके लकड़ियां ले आए, ये ले आए, वो उसका स्वरूप ही अलग था। उसका आज की बात से कोई भी हमारा तारतम्य नहीं बैठ पाता है। भिक्षा तो अब रावण भी गया था भिक्षुक बनकर की माँ भिक्षाम देहि, तो वो अलग था, उनका ये व्यवसाय नहीं था। लेकिन आज जो भिक्षावृत्ति है, ये आज इसका स्वरूप बिल्कुल विकृत हो चुका है और मंच के पार कई लोगों के प्रश्न हैं। हमारे साथ कन्हैया लाल जी कह रहे हैं कि पुरुष, हमारी संध्या जी की बात पर कह रहे हैं कि पुरुषों के भी सशक्तिकरण की आवश्यकता है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आज क्योंकि देखें कि मतलब पुरुष भी उतना ही पीड़ित हो रहा है जितनी महिला पीड़ित हो रही थी।
तो हम कह रहे हैं कि मतलब ये इस तरह का है। तो कन्हैया लाल जी की मैं अभी सबके कमेंट्स ले लूं, इसके बाद ओपन सत्र में आप लोगों को जो इस पर बात कहनी हो कह लीजिएगा, क्योंकि हमारे श्रोता बड़े प्रबुद्ध हैं, वो भी हमारी इस वार्ता में, हमारी इस परिचर्चा में पटल के पार से सहभागिता कर रहे हैं। और आलोक कुमार यादव जी की उपस्थिति, आलोक कुमार यादव जी कह रहे हैं कि जो है ये भिखारी जो है उनके बड़े बड़े फ्लैट बने, उनके अगर बैंक देखो उनके यहाँ खाते भरे हुए हैं। तो ये मैंने आपको कहा ना दीदी तो मैंने कहा ना कि 4-4 करोड़ वाले भिखारी भी हैं। जी बिल्कुल, मैं उनके जरा कमेंट्स ले लूं, हमारे जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ले लीजिए बिल्कुल लीजिए। तो वो जो है उनका भिक्षा मांगना मजबूरी भिक्षा देखिए, अगर कोई दिव्यांग है तो चलिए एक बार उसकी हम मान लेते हैं व्यवस्था, यद्यपि सरकार ने तमाम योजनाएं बनाई हैं दिव्यांगों के लिए, लेकिन वहां पर भी एक भ्रष्टाचार, ये फिर विषयांतर हो जाएगा। वहां पर भी सरकार नियम बनाती है, लेकिन उनका जहां तक वो वहां विधायिका से लेकर जब जनता तक आते हैं तो उनका स्वरूप ही बदल जाता है। बीच में कहाँ कितने होते हैं तो उसका स्वरूप बदल जाता है, तो उसका लाभ वास्तविक व्यक्ति उठा ही नहीं पाता है। और दूसरा जो है आपने बात कही ये कि इसके जैसे व्यवसाय बना लिया, ठेकेदार बने, अपहरण कर लिया बच्चों का, उनका हाथ तोड़ दिया, आंख फोड़ दिया, उनसे करवा रहे हैं। तो ये इस पर कहीं ना कहीं तो मॉनिटरिंग होनी चाहिए। मतलब ये बिल्कुल ये अराजकता टाइप जो फैली हुई है, ये कैसे चल रहा है समाज, कहाँ कानून है, कहाँ समाज के जो हमारे जो बने हुए हैं नियम बने हुए हैं वो कहाँ चले जाते हैं, ये खुलेआम सब कुछ हो रहा है। और चौराहा पर देखो आप, चौराहों पर महिलाएं आ जाएंगी एक छोटा सा बच्चा गोद में लेकर के, पता नहीं वो बच्चा जीवित है या नहीं जीवित है, ईश्वर जाने, तो वो मांग रहे हैं। तो इन पर अब चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस लगी हुई है, वो हम लोगों का तो चालान कर देगी अगर जरा सा कहीं उसके उस लाइन से जरा सा एक कदम आगे पहिया बढ़ गया तो कह देंगे आपने नियम तोड़ा है ट्रैफिक का, हमारा चालान हो जाएगा। वो जो घूम रहे हैं वो मौका पाए तो आपके पर्स से पैसा निकालें, आपका पर्स चुरा लें, आपकी चेन छीन लें, उनके ऊपर कोई नियम नहीं कि आप यहाँ क्यों घूम रहे हो, यहाँ से जाओ। तो ये सब जैसे मिली भगत है सबकी। तो ये यहाँ पर एक आ जाता है भ्रष्टाचार, चारित्रिक जो एक प्रश्न, चरित्र पर भी एक प्रश्न चिन्ह उठा हुआ है हमारा जो है, तो वो भी एक यहाँ आ जाता है। और जैसे पुनर्वास की तमाम सरकार ने व्यवस्थाएं बनाई हुई पुनर्वास की, और तमाम को पुनर्वासित किया भी गया है, लेकिन जब भिक्षा वृत्ति जब प्रवृत्ति बन जाती है तो वो सोचते ये मेरा जॉब है, वो सुविधाएं चली गई किनारे और वो चौराहे पे आकर कटोरा लेके बैठ गया करके। तो उनके साथ दया भाव तो रखने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जैसे आ जाए कि चलो निरीह है, क्यों निरीह कुछ भी नहीं है, वो बड़े अपराधी हैं, मौका पाएंगे आपका हाथ साफ कर देंगे आपके यहाँ से। तो उनको डिस्करेज करना चाहिए, उनको अगर हम देते रहेंगे तो उनको हम उत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको हतोत्साहित करना चाहिए। हम कर क्या सकते हैं, देखिए हम हर व्यक्ति अपना अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहा है, हम पूरे समाज के ठेकेदार नहीं बन सकते हैं। ये हमारे यहाँ सरकार ने जो नियम बनाए और जो एनजीओ सरकार ने जो एनजीओ को जो सर्टिफिकेट दिए हुए हैं, एनजीओ की भी ड्यूटी बन जाती है। एनजीओ को सरकार पैसा देती है लेकिन वो भी अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करते। एनजीओ कोई पर्यावरण के लिए बना है, कोई अलग अलग मुद्दों के लिए बने हुए हैं, तो एनजीओ का काम हो जाता है। हम व्यक्तिगत रूप से किसी की सहायता कर सकते हैं, थोड़ी बहुत सहायता हम कर सकते हैं। मान लीजिए कोई जरूरतमंद है, हमारे यहाँ कोई काम करने वाली आती है, हम उसकी स्थितियां जानते हैं, वो मेहनत कर रही है, हम उसकी मदद कर सकते हैं, तो वो तो एक सही हमारा हम वो कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर इन भिखमंगों का अगर हम करने लग जाएंगे तो वो हम क्या करेंगे। तो इसलिए मतलब जो है हम उतना दायित्व जो जिसका जो है वो निभाए। सरकार अगर नियम बनाती है तो उसकी मॉनिटरिंग करे कि ये उन तक जा रहा है कि नहीं जा रहा। सरकार कर रही, फ्री में मकान बांट रही है, फ्री में अनाज बांट रही है, आखिर सरकार करे तो करे क्या, उसका दुरुपयोग करते हैं। आप अनाज गल्ला दे रहे हो, वो उसका ब्लैक ले रहे हैं। हम लोग के कार्ड कैंसिल हो गए, राशन कार्ड हम सबके बने हुए थे, कैंसिल हो गए कि भाई हम सर्विस क्लास हैं, और उनके किसी के कैंसिल नहीं हुए। वो जाते हैं वहां से सामान सब ले आते हैं फ्री फंड का और उसको बाजार में जाकर के उसको बेचते हैं। तो ये बड़ी अव्यवस्था है, इस पर बड़ा हमारी सरकार को और हमारी जो विभाग हैं, जो हमारी सरकारी एनजीओज हैं, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर समाज में हो क्या रहा है। तो ये स्थितियां हैं। और हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर कौशलेंद्र टिंगी जी की उपस्थिति है, हार्दिक स्वागत करती हूँ आपका भी मंच पर। बड़ी महंगी उपस्थिति है सभी की, और सभी की टिप्पणी। न्यायपालिका भी काम नहीं कर रही है, प्रतीक शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, न्यायपालिका क्या ये अगर ये सरकारी जितनी भी हमारी सरकारी एजेंसीज हैं, जो भी सरकारी हमारी कार्यालय हैं, अगर अपना दायित्व निर्वहन करने, नगर पालिका क्या कर रही है, मतलब
जो करना है वो कर नहीं रही है। सड़कों में गड्ढे खुदे हैं, रोज आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई मतलब कोई उस ओर ध्यान ही नहीं है। जो फंड आता है वो कहाँ चला जाता है, जो ये हमारे सभासद हैं हमारे, जो ये सब कहाँ क्या कर ले जाते हैं, बड़ा विषयांतर है। बहुत बड़ी विकट स्थितियां हैं ये। अगर हर कोई अपना अपना दायित्व निर्वहन करने लग जाए तो समस्या समाज में कोई है, लेकिन समस्या यहीं पर है कि कोई भी अपना दायित्व निर्वहन, बस हम जो थोड़ा प्रबुद्ध वर्ग हैं हम लोग अपना जितना कर पाते हैं करते रहते हैं, तो इस तरह से समस्याओं का निराकरण नहीं हो जाता है, शिष्य विकार हो जाता था। इसके पीछे क्या सोच थी? आलोक जी पूछ रहे हैं, गुरुकुल में जो शिष्यों को भिक्षाटन करवाया जाता था उसके पीछे क्या सोच थी? आलोक कुमार यादव जी का प्रश्न है, आप इसको अगर सूक्ष्म उत्तर दे सके तो दे, नहीं तो खुले सत्र में दें। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं गुरुकुल में जो अभी जैसे आपने कहा या हमने भी कहा उसको कि ये भिक्षावृत्ति हमारी बड़ी पुरानी जो है ये वृत्ति है, प्रवृत्ति तो आज ये बनी है, तो वो कह रहे हैं गुरुकुल में भी जो शिष्यों को भिक्षाटन करवाया जाता था इसके पीछे क्या सोच थी? नहीं, वो देखिए, मैंने जब कहा उसके साथ ही मैंने ये भी कहा कि उसको इससे जोड़ नहीं सकते हैं कि जो वो था और आज जो है ये दोनों बराबर की चीजें हैं। मैंने उसके साथ ही कहा था। देखिए, भिक्षा मांगने आज की तारीख में भी सनातन धर्म में जिसके भी घर यज्ञोपवीत होता है, आप देखिए यज्ञोपवीत में एक भिक्षाटन का वो होता है, बच्चा अपने सभी परिवार के रिश्तेदारों से वो जाकर के भिक्षा ग्रहण करता है, सनातन धर्म में जिसका भी यज्ञोपवीत होता है, और वो उसको अब आप इस भिक्षावृत्ति से तो जोड़ नहीं सकते। ये केवल ये था कि भिक्षा शब्द जो है ये जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में भी है, जैन धर्म में भी है, हिंदू सनातन धर्म में भी है, उसको इससे जोड़ नहीं सकते हैं। उस टाइम जो आलोक जी कह रहे हैं कि उस टाइम जो वहां भिक्षा मांगा जाता था या भेजा जाता था, उसके पीछे भी गुरु की एक अपनी मानसिक जैसे जिसके प्रश्नात्मक चिन्ह होते थे कि इनको भेजा जा रहा है, इनको जिस कार्य के लिए भेजा जा रहा है, अगर भिक्षाटन के लिए भी भेजा जा रहा है तो ये किस तरह जा रहे हैं, कहाँ से ले आ रहे हैं, क्या कह के ले आ रहे हैं, इन सारी चीजों का उस समय आकलन हुआ करता था। गुरु वहां पे केवल पुस्तक नहीं पढ़ाता था, वो शिक्षक नहीं थे, वो गुरु थे। तो गुरु का काम है सभी चीजों पे अपने शिष्य को ज्ञान देना। तो वो जो भिक्षाटन थी और आज की जो भिक्षाटन है, वो मैंने कहा कि संगठित अपराध है। यही नहीं पता लगता कि जी क्या हो रहा है, आइएगा पैसे जेब से कतर के चले जाएंगे, जैसा कुसुम जी ने कहा। तो इन चीज उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। वो भिक्षाटन दूसरी चीज थी, इसका आज का वो तो केवल एक ये कहने के लिए है कि जी ये शब्द नया नहीं है, शब्द का दुरुपयोग हो रहा है। बिल्कुल, देखिए वो व्यवस्थाएं अलग थी। हाँ, वो हमारे गुरु शिष्य परंपराएं थी, उनका आज से कोई लेना देना नहीं है। आज का जो परिदृश्य है वो बिल्कुल मतलब विकृत परिदृश्य है। आज बिल्कुल जो भिक्षावृत्ति है, पहले जो गुरुकुलों में जो होते थे भिक्षा में, वो लोग ये नहीं मतलब जैसे लकड़ी लाना है, ये सब इस तरह की वो अलग व्यवस्थाएं, हालांकि उस युग में हम लोग होंगे जरूर किसी योनि में थे, प्रभु जाने, क्योंकि जो है नहीं देखिए ये जो समस्या है ये आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, समाज भी जानता है कि सरकार चीजों को न्यायालय के थ्रू, रूल्स के थ्रू, एक्ट के थ्रू लाना चाहती है, लाती भी है, उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। आपने जैसा कहा कि प्रशासनिक चीजें अगर ठीक से हों, सभी लोग उस पर अमल करें तो ये समस्या उत्पन्न ही ना हो। लेकिन न सरकार उस पे अंकुश लगा पा रही है, ना हम लोग लगा पा रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग साहित्यिक चर्चा कर रहे हैं। साहित्यिक चर्चा के माध्यम से जितना हम लोगों का अपना सामर्थ्य है, हम लोग उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये बात सरकार तलक जाए, ये बात सामाजिक संगठनों तलक जाए, ताकि इसका कुछ हल निकाला जा सके। मेरा ये कहना है। बिल्कुल, आलोक कुमार जी शायद संतुष्ट हो गए होंगे। गुरुकुल होते थे, उनमें कोई फीस नहीं लगती थी, उस समय नहीं लगती, उसकी व्यवस्था ही अलग थी। तो भिक्षाटन, वहां पर बच्चों को भिक्षुक नहीं बनाया जाता था कि आप भिक्षा मांगे।
वो एक व्यवस्था थी, क्योंकि कोई फीस नहीं थी, तो वहां पे उसका स्वरूप ही अलग था। तो उसका आज के परिदृश्य से कुछ भी उसमें कोई हम उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। और आदरणीय शायद कन्हैयालाल शर्मा जी का कमेंट था, वो कह रहे थे कि समाज जो है, सरकार की जो हमारी जो ये सरकारी जो मशीनरी है, जो अपना दायित्व के निर्वहन मतलब नियम बना के वो छोड़ देती है, उसके बाद उसका लागू कितना हुआ, क्या हुआ, उस पर वो मॉनिटरिंग नहीं कर पाती है। कानूनन मॉनिटरिंग तो होनी चाहिए, समाज जो काम कर रहा है, बिल्कुल हो नहीं पाती है। समाज जो, हम भी सब समाज के हैं, हम जो काम करना चाहते हैं वो हम कर रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं, उस पर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन हम सरकार नहीं है, ना हमारे पास शक्ति है। हम अपनी आवाज ही उठा करके अपनी बात कह सकते हैं, बाकी ये उनके ऊपर है कि वो क्या व्यवस्था बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा। चलिए, बहुत अच्छी वार्ता है जो है। और इसी बीच बोधिसत्व कस्तूरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हार्दिक स्वागत करते हुए। एस के गुप्ता जी की बराबर टिप्पणियां हमारे साथ हमको मिल रही हैं। हमारे हिसाब समय परिवर्तनशील होता है, अतः मांग कर खाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ये तो आलोक कुमार यादव जी का तर्क है, ये उस तर्क, इसका तर्क वो स्वयं ही जान रहे होंगे। कह रहे हैं हमारे हिसाब से परिवर्तनशील समाज है, हमें मांग कर खाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अपने अपने विचार हैं, उनके विचार हैं, ठीक है, हर आदमी स्वतंत्र है, हर आदमी स्वतंत्र है बिल्कुल अपने अपने विचारों के लिए। हाँ, तो ये जो है देखिए, समाज में शिक्षा इसीलिए दी जाती है कि आप कुछ करिए। समाज में काम की कमी नहीं है, करने की हमारी मानसिकता होनी चाहिए। हमारी मानसिकता है मुफ्त में खाने की। हमारी सरकार, लंबे हो जाते हैं बात, क्योंकि अभी हमें आदरणीय आचार्य विजय तिवारी किसले जी का भी वक्तव्य हमें सुनना है, उनका तो बड़ा सारगर्भित वक्तव्य होगा। अब हमारी सरकारें जो है क्या करती है, वोट लेने के लिए मुफ्त का काम करने लग जाती हैं। अभी दिल्ली सरकार ने किया, हमारी बिजली मुफ्त, खाना मुफ्त, तो बड़े बड़े लोग ले रहे हैं सुविधाएं, तो इनका क्या किया जाएगा इलाज, ये क्या किया जाएगा। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने मुफ्त में मुफ्तखोरी का, अब जब मुफ्तखोरी का कहते हैं, मुफ्तखोरी का जब मुंह में लग जाता है उसका, तो वो फिर उसी में हो जाता है। तो ये भी सरकार को मुफ्त, एक तो मुफ्तखोरी का काम ही खत्म कर देना चाहिए। आप अवसर दीजिए, कोई गरीब कोई भी नहीं है, आप उसको अवसर दीजिए अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। जरूरी नहीं कि हर कोई ऊपर की गद्दी पर बैठ जाए, हर काम, कोई काम बुरा नहीं होता अपनी क्षमता के अनुसार करने में। तो इस तरह करके समाज में शिक्षा मिले और अवसर मिले, और ये मुफ्तखोरी वाला काम ही नहीं होना चाहिए। तो भिक्षावृत्ति का कोई काम ही नहीं है। भिक्षा का, विकलांगों को भी सरकार ने दिए हुए तमाम विकलांग, हम देखते हैं टीचर्स हैं, कितने विकलांग हैं, कितनी मेहनत करते हैं हम, और जो विकलांग ऐसे होते हैं अक्रमण्य, वही भीख मांगते हैं। जो अगर अवसर, जिसको कहते हैं अगर जहां चाह वहां रहा, अगर कोई अपने स्वाभिमान की बात पर आ जाए तो भिक्षा मांगना तो बिल्कुल अपनी दीनता और दास्ता की बात है, अभिमान स्वाभिमान को ताक पर रख देने की बात है। भिक्षुक जो होता है वो कभी अपना, उसका आत्मसम्मान नहीं रह जाता है, उसकी बिल्कुल विचारधारा बदल जाती है। वो चीज अच्छी नहीं है समाज में। हम मतलब एक शिक्षित और सभ्य समाज में रह रहे हैं, हमारा अपना स्वाभिमान है, उसका स्तर कोई भी स्तर है, हम स्वाभिमान से रहते हैं, चाहे हम मध्यम श्रेणी में है, चाहे हम निम्न श्रेणी में, चाहे उच्च श्रेणी में है। तो ये सब चीजें हैं। चलिए, अब हम जो है, बहुत अच्छी वार्ता हो गई है, और देखिए ये परिचर्चा, परिसंवाद होते रहते हैं, लोगों के अपने अपने विचार हैं, वैचारिक मतभेद होते हैं, तो लेकिन हमारा फोकस होना चाहिए हमारे विषय पर, कि हमारा ये समस्या का समाधान होना चाहिए, इस पर फोकस होना चाहिए। आपस में द्वंद्व करने से समस्या विकृत, समाज में ये स्थिति जो हम आज देख रहे हैं क्यों है, हमारा समाज आपस में बटा हुआ है। हम जान रहे हैं ये बात सही है, लेकिन हम विरोध करेंगे जरूर, क्योंकि हम उसके विरोधी हैं, तो हम विरोध जरूर करेंगे। तो ये स्थितियां जब आती हैं तो दिक्कत हो जाती है। हमारा फोकस एक जगह होना चाहिए, उसका कहते हैं उसके चैनल बदल जाए। हमको ये लक्ष्य हमारा ये है, हम उसको किस तरह पालें, किस तरह उसको हमें पूरा करना है, ये विचार होना चाहिए मन में। जी बहन जी, आलोक जी की उस प्रश्न का मैं 2 वाक्यों में उत्तर देना चाह रहा हूँ। उन्होंने ये बोला, गुरुकुल में भी तो शिष्यों का भिक्षाटन कराया जाता है, इसके पीछे क्या सोच है। वास्तव में ये है कि गुरुकुल से मैं राजशाही से लेके सामान्य वर्ग वहां पर शिक्षा के लिए जाया करता था। उस समय चाहते तो राजा भी उनको धन धान्य दे सकते थे, बहुत दे सकते थे वो, और उससे वो चला सकते थे गुरुकुल। नालंदा की बात हो या गोलकी मठ की बात हो या तक्षशिला की बात हो, ये हर जगह। लेकिन क्या था, एक देखिए, एक राजा यदि चलाने लगे गुरुकुल तो वो बात नहीं बनती, लेकिन एक जो गुरु है वो उसको
अर्थ की व्यवस्था करना होती थी। सबसे बड़ी बात अर्थ की व्यवस्था, और सेकंड बात केवल ये है कि जो छात्र वहां जा रहा है भले ही राजकुल का हो, उसमें विनम्रता और उसका जो स्वाभिमान है, जो घमंड है, वो विनम्रता में बदल जाता। बस ये बात है असल में उस समय की भिक्षाटन का बात है, गुरुकुल की बात। बिल्कुल 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 सही बात है। उस समय वही फीस नहीं ली जाती थी, कोई पैसा नहीं लिया जाता था, तो इसलिए ये सब व्यवस्थाएं थी। आज मोटी मोटी फीस ली जाती है स्कूलों में, तो क्या बच्चे भीख मांगने जाएंगे इनके? आप समाज का परिदृश्य उसके अनुसार जो है सब बदलता चला जाता है। तो चलिए अब हम ये विषयों पर परिचर्चा इसीलिए की जाती है कि लोगों के विचार भी सामने आए और उन पर हम अपनी बात रख सकें। तो चलिए अब हम चलते हैं, एक और विषय बिल्कुल ज्वलंत विषय है आज का, अंतर्जाल। और अगर देखें हमारे आदरणीय विजय तिवारी किसले इस पर अपना विचार रखेंगे। अंतर्जाल से देखिए हम लोग भी जुड़े हुए हैं, अगर अंतर्जाल ना होता तो आज हम यहाँ बैठे ना होते। तो अंतर्जाल के जो है दोनों पक्ष हैं, कहते हैं कि कहीं ये वरदान है तो कहीं ये अभिशाप है। तो जो है इस पर अंतर्जाल के चक्रव्यूह में उलझता समाज। लेकिन जब ये अंतर्जाल एक उसका वैसे अगर अंग्रेजी अर्थ देखे तो इंटरनेट माने वो चक्रव्यूह ही है एक तरीके से। लेकिन जब इस चक्रव्यूह में जैसे महाभारत में फंस गया था हमारा अभिमन्यु, उस तरह जब हम अंतर्जाल में फंस जाते हैं, हम निकल ही नहीं पा रहे हैं उसके अंदर। तो आज ये तो अंतर्जाल के चक्रव्यूह में हमारा उलझता समाज, इस विषय पर बात करेंगे। और अगर थोड़ी सी मैं भूमिका रख देती हूँ, थोड़ा सा मैं उसको कि इंटरनेट जो है वैसे देखा जाए तो सूचना प्रसारण की सबसे तेज गति की और विशाल वैश्विक प्रणाली है ये, जिसके माध्यम से असंख्य डिवाइसेस इसमें आपस में जुड़ी रहती हैं। मतलब देखिए पूरा जीवन क्या, पूरा नेटवर्क, पूरा समाज, पूरा देश इसी पर जुड़ा हुआ है। और पूरा कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, हम वो स्थितियां नहीं ला पाए थे, लेकिन अंतर्जाल के माध्यम से हम वसुधैव कुटुंबकम हो गए, हम पूरे विश्व से जुड़ गए हैं। तो ये इसकी एक जो अच्छाइयां हैं। और ये उपग्रहों और फाइबर ऑप्टिक केबल्स और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में उपकरणों से ये जोड़ता है ये हम सबको। अब जैसे ईमेल है वर्ल्ड वाइड, ये www. है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह है, और जो सोशल मीडिया के जो और सारे प्लेटफॉर्म्स हैं वो इसी के माध्यम से हमारे संचालित होते हैं समाज में। तो इसके जो है जो फायदे भी हैं और इसकी हानियां भी हैं। अब हम इस पर बिल्कुल एक संतुलित जो है विचार वक्तव्य सुनेंगे आदरणीय आचार्य विजय तिवारी किसले जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी। आइए। श्री सत्य संदेश एक संकल्प, इसका एक ध्येय वाक्य है, तथ्य की परिधि में कथ्य, तर्क की परिधि में सत्य। और इसके कई प्रकल्प हैं, लेकिन आज का प्रकल्प है विषय विविधा। ये एक अच्छा प्रयास है आदरणीय अविचल जी का कि एक विषय को लेके आदमी 1-1.5 घंटे बोला करता था, लेकिन जो भागम भाग है ये इस जो समाज है, इसमें हम एक मीटिंग में हम आज देखिए 3 विषयों पर बात कर रहे हैं और बड़ी सार्थक चर्चा है। पहले मैं अभिवादन कर लूं आदरणीय वशिष्ठ नारायण जी का, बहुत बहुत नमस्कार करता हूं मैं। हमारी बहन जी संध्या सिंह जी हैं, उनको भी मैं नमस्कार करता हूं। और मैं महनीय अविचल जी की तो बात ही निराली है, मैं बहुत पहले से जुड़ा हूं उनसे, और जितना वो प्रयास करती हैं मैं बार बार, और कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे राम का नाम लेने से जितना ज्यादा लोग कोई उसमें हानि नहीं होती, इसी तरह से मैं इनके बारे में बार बार यही बोलता हूँ कि वो अकेली एक संस्था जैसी है और जितनी मेहनत करती है मुझे ईर्ष्या होती है। मैं हर बार यही बोलता हूँ जब भी मंच पर आता हूँ, इतना बोलता हूँ कि वो ऐसा क्यों कर ली, इतना कैसे कर लेती हैं वो। खैर, ये उनका जो प्रयास है निश्चित रूप से जनोपयोगी है और समाज में ये जो क्रांति ला रहा है और समाज में एक जागरूकता के लिए हमेशा दीदी का नाम लिया जाएगा। आज का विषय बहुत अच्छे 3 विषय थे। सबसे पहला विषय था हम नारी विमर्श की बात करें या सशक्तिकरण की बात करें। काफी बात हो गई, लेकिन इतना व्यापक है कि इसमें और जरूरत थी। और भिक्षावृत्ति के बारे में तो अकेले सिंह साहब ने बहुत अच्छा विस्तार से हर पहलू पर बहुत अच्छी बात करी। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आभारी हूं। और आज जो तीसरा विषय जो मेरे हिस्से में आया है, अंतर्जाल के चक्रव्यूह में उलझता समाज।
ये भी बहुत व्यापक विषय है। इस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। इस बीच में मेरे से ये मैं रहा नहीं जा रहा कि इस समृद्ध मंच पर बोधिसत्व जी जुड़े हैं, सोहन लाल शर्मा प्रेम जी जुड़े हैं, अलंकार जी हैं, टिंगी जी हैं, कन्हैया लाल शर्मा जी हैं, उमानाथ त्रिपाठी जी शुरू से जुड़े हैं, और विद्वत मसीह जितने भी मनीषी हैं, हम सब उनकी टिप्पणियां मैं भी देख रहा हूँ, बहुत अच्छी अच्छी टिप्पणियां आ रही हैं। और आज का विषय जो अंतरजाल का चक्रव्यूह है, असल में चक्रव्यूह से आशय बस यही है कि एक कठिन मार्ग है। हम किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं, या किसी विषय के दो सकारात्मक और नकारात्मक दो विषय होते हैं। ये हमारे उपयोग के ऊपर निर्भर करता है कि हम उसका किस तरह से उपयोग करते हैं। अगर परमाणु बम आइंस्टीन की बात करें तो उन्होंने इसको प्रगति और विकास के लिए बनाया था, लेकिन वो विनाश के लिए उसका उपयोग किया जा रहा है। इस तरह से हम देखते हैं कि हर एक चीज के दो पहलू होते हैं। इसी तरह से अंतरजाल के उपयोग के भी दो पहलू हैं, लेकिन उसका जो नकारात्मक पहलू है वो है कि जो समाज जो नकारात्मक रूप से जो उसका दुरुपयोग कर रहा है, ये एक पहलू है। इस पर हम आज बात करेंगे, उसके निराकरण पर भी मैं कुछ बात करूंगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आज का जो अंतरजाल है आधुनिक समाज की अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता बन चुका है। आज कुछ ही पलों का अंतरजालीय अवरोध विश्व की गति रुकने जैसा आभास कराता है। हमारी दिनचर्या से लेकर वैश्विक व्यवस्था तक अधिकांश भाग अंतरजाल पर निर्भर हो गया है। चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, व्यापार, बैंकिंग, शासन, पत्रकारिता, मनोरंजन और सामाजिक जीवन से लेकर ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां इसकी पहुंच ना हो। वास्तव में अंतरजाल ने पूरे विश्व को वैश्विक ग्राम, जैसा कि वसुधैव कुटुंबकम हमारी दीदी ने बताया, वैश्विक ग्राम में परिवर्तित कर दिया है। किंतु प्रत्येक उपलब्धि अपने साथ चुनौतियां भी लेकर आती है। महाभारत के चक्रव्यूह में प्रवेश करना अपेक्षाकृत सरल था, परंतु उससे सुरक्षित निकलना अत्यंत कठिन। आज का समाज भी अंतरजाल के ऐसे ही चक्रव्यूह में प्रवेश कर चुका है, जहां सुविधा के साथ साथ भ्रम, निर्भरता और अनेक संकट भी बढ़ते जा रहे हैं। किसी भी सुविधा का जितना अधिक विस्तार होता है, उसके दुरुपयोग की संभावनाएं भी उतनी ही बढ़ जाती हैं। आज का अवसरवादी और संवेदना शून्य समाज शॉर्टकट अपनाकर अतिशीघ्र भौतिक सफलता प्राप्त करना चाहता है। यही प्रवृत्ति अंतरजाल के दुरुपयोग को बढ़ावा दे रही है। एक समय था जब समाज में नैतिकता, मानवीय मूल्य, परोपकार और भाईचारे की भावना प्रमुख होती थी। आज स्वार्थ, आत्म प्रशंसा और सामाजिक श्रेष्ठता की होड़ ने इन मूल्यों को पीछे छोड़ दिया है। भौतिक उपलब्धियों के लिए व्यक्ति अपनी मान मर्यादा तक दांव पर लगाने को तैयार दिखाई देता है। अंतरजाल इस प्रवृत्ति को बढ़ाने वाला सबसे सरल और सुलभ माध्यम बन गया है। निस्संदेह तकनीकी विकास, चिकित्सा विज्ञान, अंतरिक्ष अनुसंधान तथा मानव जीवन को सरल बनाने वाले असंख्य संसाधनों का आधार भी यही अंतरजाल है। परंतु दूसरी ओर यही माध्यम भ्रामक प्रचार, झूठी सूचनाओं, नकली सामग्री और धोखाधड़ी को भी तेजी से फैलाने का साधन बन गया है। मनोरंजन के नाम पर लोगों का बहुमूल्य समय नष्ट हो रहा है। विशेषकर नई पीढ़ी जिसे अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए, वह रील्स, अनावश्यक वीडियो, निरर्थक पोस्टों और आकर्षक ऑनलाइन खेलों में अपना समय गंवा रही है। साइबर अपराध भी अंतरजाल के इसी चक्रव्यूह का सबसे भयावह पक्ष है। ऑनलाइन ठगी, बैंकिंग धोखाधड़ी, पहचान की चोरी तथा निजी जानकारी का दुरुपयोग निरंतर बढ़ रहा है। यहाँ अंतरजाल में एक और भयावह जो पक्ष है जिसे हम साइबर बुलिंग कहते हैं। ये साइबर बुलिंग के बारे में मैं थोड़ा सा ज्यादा जानकारी देना चाह रहा हूँ। साइबर बुलिंग असल में किसी का अपमान करने की बात हो या इसका हरासमेंट करने की बात हो, इस कैटेगरी में अंतरजाल पर लिया जाता है। जैसे सोशल मीडिया पर अपमानजनक अश्लील टिप्पणियां की जाती हैं, झूठी अफवाहें बढ़ाना या बदनाम करना,
जैसे पोस्ट, इस तरह की पोस्ट डाली जाती हैं, धमकी भरे संदेश भेजे जाते हैं, किसी की निजी अत्यंत निजी फोटो या वीडियो बिना अनुमति के साझा कर दिए जाता है, फर्जी अकाउंट बनाकर किसी की छवि को खराब की जाती है, किसी व्यक्ति को ऑनलाइन समूह से जानबूझकर अलग थलग या उसका मजाक उड़ाया जाता है। ये सभी साइबर बुलिंग की श्रेणी में आते हैं और इसके दुष्परिणाम तो जानते ही हैं आप। जैसा कि दीदी ने बताया, निर्भया कांड हो, इस तरह से आत्महत्या तक करते हैं लोग, मानसिक तनाव बढ़ता है, चिंता और अवसाद बढ़ता है, आत्मविश्वास में कमी आती है, पढ़ाई या काम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, सामाजिक अलगाव या गंभीर मामलों में आत्महत्या जैसे भी विचार उत्पन्न होने लगते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि यदि जरा भी हमें यदि जानकारी है या हम जागरूक हैं तो हमें निश्चित रूप से ये बात पॉजिटिव है कि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल है जिस पर हम शिकायत कर सकते हैं। तो ये होना चाहिए। और ये साइबर बुलिंग आज का सबसे भयावह एक स्टंट या स्कैंडल या हम इसको जो भी बोले वो होता है। तो थोड़ी सी असावधानी, यदि अंतर्जाल पर हम थोड़ी सी असावधानी व्यक्ति की वर्षों की कमाई और प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचा सकती है। दुखद स्थिति यह है कि एक नासमझ युवा वर्ग रात रात भर जागकर साइबर फ्रॉड के नए नए तरीके सीखता है और अपराध के मार्ग पर चलकर अपना भविष्य नष्ट कर रहा है। डीप फेक वीडियो, कृत्रिम रूप से निर्मित चित्र, स्वचालित दुष्प्रभाव, पक्षपात के तरीके तथा रोजगार की बदलती प्रकृति आने वाले समय की गंभीर चुनौतियां हैं। और बच्चों में देखा हमने अत्यधिक स्क्रीन टाइम का प्रभाव भी पड़ रहा है। उनमें एकाग्रता की कमी आ रही है, आंखों की समस्याएं, शारीरिक निष्क्रियता, एक साथ काफी देर बैठने के कारण मोटापा, नींद की अनियमितता तथा व्यवहारगत परिवर्तन बढ़ रहे हैं। अनुपयुक्त सामग्री और अजनबियों से संपर्क जैसी समस्याएं उनके मानसिक एवं नैतिक विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं। यह चक्रव्यूह केवल युवाओं तक सीमित नहीं है, पुरुष, महिलाएं और बुजुर्ग भी इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। हर 5-10 मिनट में फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, ट्विटर, यूट्यूब या अन्य प्लेटफॉर्म देखना मानो कुछ लोगों की आदत बन गई है। परिवार के साथ बैठकर बातचीत करने के स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप में व्यस्त दिखाई देता है। एक ही घर में रहते हुए भी लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। यदि लोग सोशल मीडिया पर व्यर्थ बिताए गए समय का कुछ भाग भी परिवार, समाज और आत्म विकास को दें तो वे निश्चित रूप से अधिक प्रगति कर सकते हैं। और यही होना भी चाहिए, क्योंकि हम अपने घर बार के, हम अपने काम छोड़ के पहले रील देखेंगे। यदि कोई बुला रहा हो तो हम बोले भाई मैं 10 मिनट बाद आपका काम करूंगा, खाना खाना हो मैं 10 मिनट बाद खाना खाऊंगा, पहले रील देख लूं या रील बना लूं। ये हमारी आम प्रवृत्ति होने लगी है। तो प्रश्न ये है कि इस स्थिति पर अंकुश कौन लगाएगा। हम देखते हैं कि वैधानिक सिगरेट के प्रत्येक पैकेट पर लिखा रहता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी उसका सेवन कम नहीं होता। चेतावनियां केवल वही लोग मानते हैं जो अपने हित के प्रति सजग होते हैं। यही स्थिति अंतर्जाल के साथ भी है। और मैं भी यही कहना चाहता हूं कि ये आपको खुद ही स्वविवेक से ये सोचना है, केवल चेतावनी से कुछ नहीं होता। दोष केवल तकनीक का नहीं होता, बल्कि उसके उपयोग की हमारी प्रवृत्ति का है। हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले ही कहा था, अति सर्वत्र वर्जित, अर्थात किसी भी वस्तु की अति उचित नहीं होती। अंतर्जाल का भी संयमित और उद्देश्यपूर्ण उपयोग ही हितकारी है। यदि हमें अंतर्जाल पर समय देना ही है तो उसे ज्ञानार्जन, समाज हित, तकनीकी विकास, रचनात्मक कार्यों और आत्म विकास के लिए दें। फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे मंचों पर सकारात्मक अभिव्यक्ति करें। मैं संदर्भित बात यही बोल रहा हूँ कि फेसबुक, व्हाट्सएप या यूट्यूब हो या हम आज स्ट्रीम यार्ड पर ये सकारात्मक अभिव्यक्ति दे रहे हैं, बस ऐसे ही हमारी अविचल दीदी के जैसे हमें ये उपयोग करें तो निश्चित रूप से ये उपयोगी है। अपने लोकोपयोगी सृजन साझा करें तथा प्राचीन और नवीनतम ज्ञान से स्वयं को अद्यतन रखें। निरर्थक चैटिंग, रील्स और स्तरहीन पोस्टों से दूरी बनाएं, अन्यथा यह विकृति
व्यक्ति, समाज और मानवता तीनों के लिए घातक सिद्ध होगी। अंततः अंतर्जाल का स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग किस तरह करते हैं। यदि यह ज्ञान, संवाद, नवाचार और मानव कल्याण का माध्यम बने तो यह आधुनिक युग की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और यदि हम स्वतंत्र सोच, सामाजिक संबंधों और मानसिक संतुलन को निगलने लगे तो यह वास्तव में एक दुष्परिणामी चक्रव्यूह बन जाता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम तकनीक के स्वामी बने, ना कि उसके दास। तो इस तरह से हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। संक्षेप में एक जानकार के लिए या वाकई जो जिज्ञासु है या जो अनुगमन अनुकरण करना चाहता है उसके लिए ये बातें पर्याप्त हैं। अन्यथा तो वो सिगरेट की चेतावनी जैसा ही, आप कुछ भी करते रहें, उन्हें दारू पीना है, उन्हें सिगरेट पीना है, उन्हें इंटरनेट पर रात गंवाना है, ये सब चलता रहेगा। और लेकिन बस इतना और बोलूंगा कि एक गुरु नानक जी ने कहा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यदि बात करें हम तो ऐसे लोगों को जब समय बीत जाता है, जब वो खुद ही नीचे गिर जाते हैं, उनका पतन हो जाता है, फिर पछताने से उनके पास में कुछ नहीं होगा। और हमारा बस ऐसी पीढ़ी से जो अंतर्जाल के इस चक्र में, चक्रव्यूह में फंस रही है, वो इस पर, इन बातों से या अपने स्वविवेक से अपने जीवन के सार्थक जीवन जीने के लिए, आदर्श जीवन जीने के लिए वो इन पर आगे बढ़े। तो मुझे लग रहा है कि हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। और हम निश्चित रूप से जिस ढंग से अंतर्जाल पर हम देख रहे हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की बात है और एक दूसरे परोपकार की बात है, हम अपने सद्भावना की बात है, भाईचारे की बात है, ये जरूर बढ़ेगी। और अंतर्जाल के बहुत सारे लाभ हैं जो सभी जानते हैं, इस पर बताने की बात नहीं है। मैं इसी के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत सुंदर। मंच के पार भी बड़ी महिमी उपस्थिति है और सबके इस पर विचार हैं। ऋतंभरा सिंह जी आदरणीय जुड़ी हुई हैं हमारे साथ में। तो वो कह रही हमारी बातें शायद आज की जनरेशन को अच्छी ना लग रही हों, निसंदेह नहीं अच्छी लग रही होंगी, लेकिन ये जनरेशन गैप भी कह सकते हैं। हम उस पीढ़ी के हैं कि हम आज हम इधर बिल्कुल सोशल मीडिया से भी जुड़े हुए हैं और हम अपने अतीत से भी जुड़े हुए हैं। तो हम सबके जो है लाभ हानि का एक विवेचना हम कर सकते हैं। लेकिन जो आज की पीढ़ी है वो इसी डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ी है, तो वो उसको इसी में जो है इसी को वो देख रही है। तो इसलिए ऐसा है। और हमारे साथ कन्हैयालाल शर्मा जी जुड़े हुए, वो कह रहे हैं कि मतदान करने की एक उम्र निश्चित होती है और इसी प्रकार मोबाइल भी एक निश्चित उम्र में बच्चों के हाथ में देना चाहिए। सरकार को इसके लिए बड़े कानून बनाने चाहिए। निसंदेह आपका तर्क बिल्कुल सही है। और अभी मैं एक न्यूज़पेपर में एक दिन पढ़ रही थी कि सरकार इस पर विचार कर रही है कि शायद 15 साल से नीचे के बच्चों को मोबाइल अलाउ नहीं है। लेकिन ये व्यवहारिक रूप से संभव ही नहीं है, क्योंकि जब ये ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, तो कैसे मोबाइल से उनको आप वंचित कर देंगे? पहले तो पूरी व्यवस्था आप उसमें आमूल चूल परिवर्तन कीजिए। वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, बच्चे कैसे आप मोबाइल से, चलिए 15 वर्ष का बच्चा वर्क फ्रॉम होम उसकी समस्या नहीं है, 15 वर्ष तक के बच्चे की जो है पढ़ाई उस पर हो रही है, तो उससे हम इसको वंचित नहीं कर सकते। आदरणीय कन्हैयालाल शर्मा जी का तर्क बिल्कुल सही है, लेकिन ये व्यवहारिक नहीं है। यद्यपि अभी मैंने पेपर में एक दिन पढ़ा था शायद ऐसा किया जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। सरकार अपना निकाल देती है अपना ऐलान, उसको कितना व्यवहारिकता के धरातल पर वो होता कितना है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज है। दूसरी, हमारे आदरणीय आचार्य जी ने बहुत अच्छी बातें, बिल्कुल व्यवहारिक बातें बताई हैं इसमें कि इसके जो लाभ हैं वो एकदम लाभ भी कम नहीं है इसके। हमको त्वरित जानकारी मिल जाती है। हमको कहीं आज हमें किसी पर कुछ बात करनी है, हमको फटाक से उस पर अपनी शॉर्ट में जो भी हमको मिल जाती, त्वरित जानकारी मिल जाती है। और इसका ग्लोबलाइजेशन भी है पूरे विश्व में जैसा कि है, इसकी जो फायदे हैं। और जो हमारे क्लासेस कोरोना पीरियड में, इसका सबसे ज्यादा उपयोग तो कोरोना पीरियड में हुआ था। अगर ये ना होता तो ना हमारी पढ़ाई हो पाती, ना सर्विस हो पाती, और शायद हम साहित्य से भी ना जुड़े हुए थे इस तरह जो आज हम जुड़े हुए हैं। तो ये इसके फायदे हैं। और डिजिटल बैंकिंग है हमारी, जो है पूरा लेन देन ई कॉमर्स चल रहा है, तो इसके फायदे हैं। देखिए जैसा आचार्य जी ने बताया कि एक जब हमारी साइंस ने नया जब आविष्कार शुरू हुए थे, उस समय शायद हम लोग छोटी क्लास में पढ़ रहे थे, लेकिन ये हम लोग पढ़ा करते थे। एक साइंस के ऊपर एक ऐसे
हम लोगों ने शायद सभी ने पढ़ा होगा कि साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। अभी हमारे आचार्य जी ने ये बात कही थी कि ये हमारे ऊपर हावी ना हो, जैसा कि आज हमारे ऊपर हावी, हम लती हो गए हैं, हम मोबाइल की लती हो गए हैं, हम रील देखने की लती हो गए हैं। तो ये चीज है हमारे लिए नुकसानदायक। एक साइबर क्राइम की बात आपने की, निसंदेह साइबर क्राइम कितना बढ़ रहा है और इसके सारे ट्रिक्स हमको सोशल मीडिया से पता लग रहे हैं। जो अभी हाल में जो मर्डर और हत्याएं हुई हैं, इनका भी कहते हैं रीलें देख देख करके लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया है कि कैसे मारा जाए किसी को, कैसे लोगों के साथ किस तरह चीटिंग करी जाए। तो ये जो है इसके ये नुकसानदायक है, इसके जो पक्ष हैं ये। और ब्लैकमेलिंग करना, लोग डाटा चुरा लेते हैं, हमारी कोई प्राइवेसी नहीं रह गई है, ना हमारे जीवन की, ना हमारे पैसे की, किसी की प्राइवेसी नहीं रह गई। लोग जाने कहाँ से मोबाइल नंबर ढूंढ लेते हैं। ये चीजें थोड़ा, इसमें वही चीज है कि इस पर एक अंकुश होना चाहिए कहीं ना कहीं से। इसमें इसके कुछ रूल्स ऐसे होने चाहिए कि मतलब समाज के लिए घातक ना हो। ये घातक स्थिति आ रही है समाज के लिए। और जैसे रील वाला तो सबसे बड़ा बुरा हाल है। रील तो इस समय हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों की रीलें आ रही हैं और उनको क्या सिखाया जा रहा है। एक रील आप नहीं देखना चाहते हो, हम देख रहे हैं, आगे सामने रील आ गई आपके सामने, ऐसा कुछ सिस्टम कर दिया गया है। अब आपकी नजर उस पर पड़ेगी ही पड़ेगी। तो उस पर एक टीचर बच्चे की रील मैं भी देख रही थी, उसमें एक छोटा सा बच्चा था, एक बच्चों के समय बहुत वीडियो आ रहे हैं, कह रहे हैं कि बेटा आई लव यू का मतलब क्या है। अब देखिए ये रील है। तो इस तरह कहाँ समाज का कहाँ जा रहा है, स्तर कहाँ जा रहा है ये। तो ये सोशल मीडिया के नुकसान है। ये इस पर रीलें अगर बनती हैं तो इस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। और अश्लील चित्र आ जाते हैं सामने तो इस पर कोई कानूनी शिकंजा लगाया जाना चाहिए। हमारे कन्हैया शर्मा जी कह रहे थे कि हमारे इस पर कानूनी शिकंजा लगना चाहिए। बिल्कुल निसंदेह इस पर कानूनी पकड़ होनी चाहिए कि इस तरह बिल्कुल ये जो अपना वही एक तो राजस्व का रहता है, इस पर इनकम की कितने व्यूज हैं, कितने फॉलोअर्स हैं, ये भी चक्कर चल रहा है। तो ये बिल्कुल वाकई में चक्रव्यूह ऐसा है कि जिससे कैसे निकला जाएगा ये अब समय बताएगा क्या है क्या नहीं है। लेकिन स्थितियां बड़ी गंभीर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी पूरी नकेल अब हमारे हाथ में कुछ नहीं रह गया। मैनुअल था, सब हमारे हाथ में था। अब गूगल है, जिस दिन चाहे हमको ऊपर खींच लेगा। जैसे कठपुतली नहीं, भगवान जैसे हम लोग कहते हैं ईश्वर के हाथ में हमारा जीवन है, हम लोग कठपुतली, हम लोग यहाँ अभिनय कर रहे हैं इस संसार में। वो जब चाहेगा जिसकी डोर खींच लेगा, ऊपर चला जाओ। इसी तरह वो भी गूगल या फेसबुक जिस दिन चाहेगा डोर खींच लेगा, ठप हिसाब किताब। तो ये इस तरह करके ऐसी बिल्कुल अपनी जैसे स्वाधीनता क्या पराधीनता की ओर हम लोग जा रहे हैं। क्या हमने स्वतंत्रता पाई थी तो क्या इसलिए पाई थी कि अब हम फिर पराधीनता की ओर जा रहे हैं। तो पूरा बिल्कुल रेत के ढेर पर हमारा जीवन है देखा जाए तो। ये चीजें ऐसा नहीं, जब सोशल मीडिया नहीं था तो हमारा देश विकास नहीं कर रहा था, या हम विकास नहीं कर रहे थे, हम सब कर रहे थे। लेकिन ये कहाँ से क्या हुआ है, अब ये स्थितियां बड़ी गंभीर हैं। लेकिन अब कहते हैं ना कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बस यही परिचर्चाएं कर सकते हैं। लेकिन अब इतनी बात दूर तक पहुंच गई है कि इसके बैक आना कितना क्या होगा पता नहीं। कहते हैं एक सीमा होती है, वो सीमा जब क्रॉस कर जाती है तो उसके बाद दूसरा ही कोई एक दृश्य आता है सामने। तो शायद वो बिल्कुल हम लोग इसी स्थिति में हैं। हमारे मोबाइल हैक हो जाते हैं, हमारे खाते हैक हो जाते हैं, हम लोग कुछ कर ही नहीं पाते। तो ये स्थितियां हैं। तो बहुत बढ़िया चर्चा रही है हमारे मंच के पार भी, सभी ने परिचर्चा में भाग लिया है। एक प्रश्न किया था मैंने, हालांकि उनका उत्तर दे दिया। आलोक कुमार यादव जी के कई प्रश्न, एक प्रश्न उन्होंने किया था दान और भिक्षा में अंतर क्या है। मैंने उनको उत्तर दे दिया है कि दान और भिक्षा दोनों एक नहीं है। दोनों एक नहीं है, ना दोनों दो चीजें हैं। बिल्कुल। और भिक्षा मांगी जाती है, कारण मांगी जाती है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैंने खैर उनकी टिप्पणी का मैंने उत्तर दे दिया। ठीक है, समय बिल्कुल सही दिया। दान दी जाती है, भिक्षा मांगी जाती है। जी बिल्कुल, बहुत सही। तो बहुत बढ़िया परिचर्चा रही आज। बड़ा अच्छा लगता है कभी कभी जब ऐसी वैचारिक परिचर्चाएं होनी चाहिए। हमारी कविताएं काव्य तो होते रहते हैं, लेकिन ये चर्चाएं बड़ी समाज के लिए। तो अगर कोई कुछ कहना चाहे तो स्वागत है। जी जी, मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ। जिस तरीके से श्री सत्य संदेश हर बार एक नई परिचर्चा लेकर सबके समक्ष प्रस्तुत होता है, कुसुम दीदी नए नए विषयों पे परिचर्चा कराती हैं। वो जानती हैं कि सरकार हमारे हाथ में नहीं है। चाहे हम AI की बात करें, चाहे हम इंटरनेट की बात करें, चाहे हम नारी सशक्तिकरण की बात करें, चाहे किसी भी विषय की बात करें, परिचर्चा हम लोग इन सभी विषयों पे करते ही रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि दीदी का उद्देश्य क्या होता है, मैं 2 लाइन में कहूंगा। चिराग बांटिए,
चिराग बांटिए, अंधेरों से शिकायत क्या। चिराग बांटिए, अंधेरों से शिकायत क्या। किसी को राह दिखाइए, यही इबादत कीजिए, यही इबादत कीजिए। तो दीदी यही इबादत करती हैं, राह दिखाती हैं, परिचर्चा कराती हैं। और उस पे देखिए सरकार तलक, ये जब अभी दीदी ने कहा कि डिजिटल का जमाना है, एआई का जमाना है, गूगल का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, कोई ना कोई हमारे इस परिचर्चा को देखेगा, अच्छे से अच्छे लेवल के लोग देखेंगे, कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक उत्तम विचार पनपेंगे और समस्या का कोई ना कोई कड़ी शुरू होगा। बस चूंकि भिक्षा की बात थी तो मैं 2 लाइन और कहूंगा कि दान से बढ़कर सम्मान का दीप जलाएं, दान से बढ़कर सम्मान का दीप जलाएं, भिक्षा नहीं स्वाभिमान का युग लाएं, भिक्षा नहीं स्वाभिमान का युग लाएं, दान से बढ़कर सम्मान का दीप जलाएं, भिक्षा नहीं स्वावलंबन का युग लाएं। इसी के साथ ही अब मैं आप सबों को प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छी चर्चा रही, बहुत अच्छी, आचार्य जी ने बहुत ही सुंदर मतलब अपना विचार रखा। उनके 2 चीजें मेरे को और अच्छी लगी। जो रील वाली बात थी कि बच्चों का कंसंट्रेशन ही नहीं रहता है। अभी साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि जो लोग रील देखते हैं उस बच्चे का कंसंट्रेशन माने हो ही नहीं पाता है। दूसरी चीज कि अभी एक यूट्यूब पे मैंने देखा था, जो जैसा आप कह रहे थे कि एक पत्नी ने कहा कि मेरा पति मुझे रील बनाने नहीं देता है, मैं रील की बड़ी शौकीन हूं, इसलिए मैं उनका साथ छोड़ दूं। तो आपके इस हिंदू आपके उससे मैंने ये 2 चीजें सीखी कि भाई ये तो है ही है। जी बिल्कुल, संध्या दीदी ने अच्छा नारी सशक्तिकरण पे कहा जी कि दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। चर्चा रही जी। देखिए अलग अलग विषय होते हैं तो 10-10 मिनट 15-15 मिनट उस पर सब पर चर्चा हो जाती है। एक ही विषय रहता है तो हम सभी पूरा पैनल उस पर विचार रखते हैं और लगभग सबके विचार एक से रहते हैं। कभी कभी मतभेद हो जाता है, अपने अपने अलग अलग विचार हो जाते हैं, तो अलग अलग विषय पे होता है तो थोड़ा इसका विस्तार अधिक हो जाता है। तो बहुत बढ़िया रहा। और कुछ कहना चाहेंगे किसले जी आप? जी नहीं बहन जी, ये इतने अच्छे हमेशा से आप सार्थक विषय लेती हैं, और ये भी मैं बोलता हूँ कि ये एक एपिसोड में हो ही नहीं सकते पूरे, लेकिन जानकार लोगों के लिए, उत्सुक लोगों के लिए या जो जिज्ञासु लोगों के लिए पर्याप्त है। एक हम उनको एक दिशा दे देते हैं, उस पर वो सब आगे बढ़ते हैं। मैं कितना भी आप तो अंतरजाल पर मेरी तो पूरी की पूरी एक कविता है अंतरजाल पर। अंतरजाल तो कहने का मतलब बहुत कुछ बोलने को है, लेकिन बहुत सारी यहाँ एक बार फिर से मैं बोलूंगा, सिंह साहब ने इतने विस्तार से उसके दोनों वक्त यानी ये भिक्षावृत्ति, दान या भिक्षा क्या होती है, यानी एक भीख मांगना या तो एक वो रैकेट होता है या गुरुकुल वाला भिक्षावृत्ति है या आज की भिक्षावृत्ति दिव्यांगों वाली, ये तो आपने तो पूरा बता दिया। आदरणीय संध्या जी की जरूर मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा विषय उनने भी अपना केंद्रित थी वो, लेकिन और भी विकास और भी विस्तार चाहिए था। सशक्तिकरण मेरे हिसाब से केवल ये है कि इतनी आधुनिक नारी इतनी सशक्त होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि हमारी विद्योत्मा की बात करें हम या और भी लोपामुद्रा की बात करें, लक्ष्मीबाई की बात करें, वो थी सशक्त थी और नारी में हमने कभी नारी को दोयम दर्जा का, ये तो मुझे लग रहा मुगल के बाद ही कुछ ऐसी स्थिति आई है, लेकिन ये तो स्थिति बाद में आई है। तो लेकिन हमारे जो प्राचीन समय से लेके बीच का कुछ अरसा छोड़ दिया जाए तो नारियों को समानता का अधिकार ही है। और आज तो आप बताइए मेरे को कि लड़की या कोई महिला बाहर निकल जाती है किसी भी, मैं तो चैलेंज के साथ बोलता हूँ, कोई एक सिंगल मर्द यदि उसको छेड़ के बता दे वो इतनी सक्षम उसे वो खुद घबराता है वो आदमी। रैकेट या वो जो आदतन लोग हैं उनकी बात नहीं अगर ऐसा यहाँ थोड़ा सा हस्तक्षेप ये होगा कि वो जो बात आप कह रहे हैं उसके विरोध में कि एक तरफ तो वो है कि डरता है आदमी, लेकिन इधर आप देखिए ना कि रेप कितने बढ़ रहे हैं। अब इस विषय पर हम बाद में और बात करेंगे। यहाँ तो स्त्री कमजोर हुई है ना, चलता चला जाएगा, बहुत बात हो गई है और जरूर आज बहुत ही सशक्त हमारी चर्चा रही है।
तो आप पूरे पैनल को मैं बहुत बधाई देती हूँ, बहुत ही सुंदर परिचर्चा के लिए, बहुत ही सुंदर वक्तव्य के लिए। और मंच के पार भी हमारी बड़ी महंगी उपस्थिति रही, उन्होंने भी परोक्ष रूप से हमारी इस परिचर्चा में भाग लिया है। तो अब इस कार्यक्रम क्योंकि समय की सीमा होती है, हमारे जो है 9:45 बज गया है, तो अब इसको यहीं पर इसको संपन्न करते हैं और फिर जो है मिलेंगे। कोई कार्यक्रम अंतिम नहीं होता, ये कार्यक्रम तो मेरा हर 8-10-12 दिन में रोटेट होता रहता है, तो ये परिचर्चा वाला कार्यक्रम, बाकी तो चलते रहते हैं। सिंह साहब को, संध्या जी को, अभिषेक जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ मैं। और शुभ रात्रि। बहुत बहुत बधाई, नमस्कार, शुभ रात्रि।